बैंक ऑडिट कंप्लीट रिवीजन जल्दी जल्दी कर लो। फ्री रिसोर्सेज वाले कोर्स में जाके केस स्टडी की कंपाइलेशन, एमसीक्यू की कंपाइलेशन डाउनलोड कर लो, पढ़ाई कर लो भाइयों, ठीक है। बाकी रिवीजन वीडियोस भी देख लो। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो और ऑडिट में क्या चाहिए मेरी तरफ से, मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ। ऑडिट और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बुक्स अवेलेबल हैं, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं edu91.org पे। रिवीजन वीडियोस और क्लासेस पसंद आई है तो अपने जूनियर्स को रिकमेंड भी कर दीजिएगा। आप हमारे सीए इंटरमीडिएट ऑडिट के स्टूडेंट हैं तो सीए फाइनल ऑडिट की क्लासेस पे आपके लिए 50% का ऑफ रहने वाला है। नए लाइव बैचेस हम लोग शुरू करने वाले हैं आने वाले 1-2 महीने के अंदर, तो आपको वेबसाइट पे जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी www.edu91.org। ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। चैप्टर 10 की बच्चों रिवीजन वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास, 7 मिनट रहेगा बिल्कुल स्पीड से। टाइप ऑफ बैंक। तो पहला बैंक है बच्चों कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का क्या करना है आपने, बस याद रखें सबसे ज़्यादा हैं कमर्शियल बैंक, वाइड स्प्रेड हैं इंडिया के अंदर। इनके पास बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते हैं। किसके लिए, पब्लिक के लिए और अदर सेगमेंट। अदर सेगमेंट मतलब बिजनेसमैन के लिए भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स इनके पास होते हैं। मेन फंक्शन इनके क्या होते हैं बेटा, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग द एडवांसेस। एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग द एडवांसेस, बस खत्म। इस तरीके से आपकी रिवीजन होनी चाहिए बच्चों इस टॉपिक की। फिर से बोल दूं, कमर्शियल बैंक मोस्ट वाइड स्प्रेड, बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, आपकी जनरल पब्लिक के लिए भी और अदर सेगमेंट्स के लिए भी। दो मेन काम, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग द एडवांसेस। रिवीजन की स्पीड यही बना के चलिएगा। रीजनल रूरल बैंक्स, इनको बच्चों प्यार से क्या बुलाते हैं, आरआरबी। कहां पे सेटअप होते हैं, रूरल एरियाज में। बोलिए कहां पे सेटअप होते हैं, रूरल एरियाज में। मेन इनका काम क्या है, ये बेसिक बैंकिंग और फाइनेंशियल नीड फुलफिल करना चाहते हैं रूरल कम्युनिटीज की। ओके तो इनके लिए एक स्पेशल एक्ट भी आपको याद होना चाहिए, आरआरबी एक्ट 1979, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, गलत होने के चांसेस रखें क्यों। आरआरबी एक्ट 1976, सॉरी, आरआरबी एक्ट 1976, राइट। तो ये उस एक्ट के थ्रू जो है बनाए जाते हैं और इनका मेन काम होता है बेसिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल नीड ऑफ द रूरल कम्युनिटीज़ को सर्व करना। एग्जांपल में एक नाम याद रख सकते हैं आप लोग, पंजाब ग्रामीण बैंक। कोऑपरेटिव बैंक कौन से होते हैं बेटा, कोऑपरेटिव बैंक अगेन कमर्शियल बैंक की तरह ही होते हैं, बस एक कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स बना होते हैं। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स मिलकर अपने एक दूसरे की हेल्प के लिए एक एंटिटी बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे मेंबर मिलकर जो है वो कोऑपरेटिव बैंक भी बना सकते हैं, इन्हें बोलते हैं कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। खास बात यह है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर जो है क्या करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। इनकी मेनली ये किसे फोकस करते हैं, एग्रीकल्चरल एंड रूरल सेक्टर्स। अति दुखी आत्मा, डाउट नंबर 1, सर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। बेटा कोई डिफरेंस नहीं, दोनों के फॉर्मेशन के अंदर डिफरेंस है। ये कोऑपरेटिव फॉर्म में चल रहे हैं, ये आपके आरआरबी एक्ट 1976 के हिसाब से जो है वो बनाए गए हैं। अलग अलग एक्ट जो दोनों को गवर्न कर रही है। मेनली आप एक बात और समझ सकते हैं कि कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स पे चलते हैं तो मेंबर्स पे इनका अपना एक अलग फोकस जो है वो रहता है। आ जाओ जी। देन पेमेंट बैंक की बात करते हैं। नए नए तरीके कुछ बैंक जो है बाहर आए निकल के, ये डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं लेकिन रिस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट। ऐसा नहीं कि भाई आप अगर एचडीएफसी में 10 करोड़ डलवा सकते हो तो इसमें भी 10 करोड़ डलवा सकते हो, नहीं। यहाँ पे भी कुछ लिमिट्स हैं, वो लिमिट्स हमें नहीं पढ़नी है। आप रिस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट जो है वो कर सकते हो। लोन इशू ये नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। क्रेडिट कार्ड से इशू नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए ये सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट आप इसमें खुलवा सकते हो, डेबिट कार्ड ले सकते हो, एटीएम ले सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी वगैरह जो है वो ले सकते हो। एग्जाम्पल में एयरटेल पेमेंट बैंक। देन बात करते हैं डेवलपमेंट बैंक। इन बैंक्स का ऑब्जेक्टिव होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। इसमें हमारे को बस 3-4 नाम याद रख लेने हैं, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI, IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। डन। मेन टास्क क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के लिए फंड प्रोवाइड करते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी नए निकल के आए हैं बच्चों, ये भी बेसिक फाइनेंशियल एंड बैंकिंग फैसिलिटीज, बेसिक फाइनेंशियल एंड बैंकिंग फैसिलिटीज टू अनसर्व्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर लाइक स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स एंड स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेस। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इनको बहुत फोकस रहता है बच्चों स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेस यूनिट्स के ऊपर। आपने जैसे नाम पढ़ा ना AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इससे पहले इफ आई एम नॉट रॉन्ग बंधन बैंक भी जो है इसी तरीके के काम किया करता था। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ बैंक। देखिए 3 मिनट में मैंने आपको रिवीजन कराई है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिवाइज दिस चैप्टर बच्चों, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिवाइज दिस चैप्टर। ये फैल जाएगा नहीं तो। क्वेश्चन कैसा आ सकता है इसमें से, टाइप्स ऑफ बैंक पूछ सकते हैं आपसे डायरेक्टली, या फिर आपसे बोल सकते हैं कि भाई रीजनल रूरल बैंक्स आर made on the basis of cooperative principles, on the basis of cooperative principle। आपको करेक्ट इनकरेक्ट बताने को बोल सकते हैं। आई होप बता लेंगे आप लोग, कम ऑन बोल दो हाँ के ना। अच्छा जी। देन इसके बाद बात करते हैं बच्चों रेगुलेटिंग बॉडी की। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। मुझे बताइए रेगुलेटिंग बॉडी कौन सी है बेटा बैंक्स की इंडिया में, आरबीआई का काम क्या है, आरबीआई सेंट्रल बैंक है। आरबीआई डेवलपमेंट करता है, सुपरविजन करता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फाइनेंशियल
इंडस्ट्री की या फिर फाइनेंशियल सेक्टर के, और कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन होते हैं? बैंकिंग कंपनी होती है आपकी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी इसके अंदर आती है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए बच्चों इजी वर्ड आप लोग क्या बोल सकते हैं? पार्टिसिपेंट्स। बोलिए क्या बोल सकते हैं? पार्टिसिपेंट्स। तो आरबीआई सेंट्रल बैंक है, डेवलप करता है, सुपरवाइज करता है पार्टिसिपेंट्स को, साथ साथ में ये मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी भी जो है बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर। और क्या फंक्शंस है? इशू ऑफ करेंसी, रेगुलेशन ऑफ करेंसी इशू, जैसे 2000 के नोट इशू करना, 2000 के नोट वापस ले लेना, राइट ये सब बच्चों इसी के फंक्शन में आता है। इशुएंस ऑफ करेंसी, रेगुलेशन ऑफ करेंसी, एंड उसके बाद बैंकर टू द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड बैंकर टू द कमर्शियल एंड अदर टाइप ऑफ बैंक्स। हाँ जी, बैंकर टू द कमर्शियल एंड अदर टाइप्स ऑफ बैंक। उसके बाद आरबीआई को और क्या क्या एक्टिविटीज दी गई हैं? रेगुलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ कमर्शियल बैंक, और कोई भी बैंक अपना बिजनेस कमेंस नहीं कर सकता, नई ब्रांच नहीं खोल सकता है विदाउट ऑब्टेनिंग लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई बैंक्स को इंस्पेक्ट भी कर सकता है, आरबीआई अकेला ही काम नहीं कर पाएगा, तो उसको जरूरत पड़ती है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। लीजिए आरबीआई पे शॉर्ट नोट लिखने को आ गया बच्चों, क्या आप लोग लिख सकते हैं? बोल दीजिए हाँ के ना, कम ऑन बोल दो। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। कैसे लिखेंगे? इधर देखिए, दोबारा से बोलता हूं, आरबीआई सेंट्रल बैंक है, कम ऑन, आरबीआई सेंट्रल बैंक है, रेगुलेट करता है आरबीआई बैंकिंग इंडस्ट्री को, डेवलप करता है, सुपरवाइज करता है पार्टिसिपेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स को, साथ साथ में गवर्नमेंट के साथ मिलकर मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी भी बनाता है, पैसे इशू करता है, पैसों को रेगुलेट करता है, कम ऑन, पैसे इशू करता है, पैसों को रेगुलेट करता है, और साथ साथ में स्टेट गवर्नमेंट का बैंकर है, बैंकर्स का भी बैंकर है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंकर है, और बैंकर्स का भी बैंकर है। इसी के साथ याद रखिएगा, सारी ब्रांचेस, सारे बैंक की एक्टिविटीज को रेगुलेट करना इसका काम है। तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं ये बात, कोई भी बैंक अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकता विदाउट ऑब्टेनिंग लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई, नई ब्रांच नहीं शुरू कर सकता विदाउट ऑब्टेनिंग परमिशन और लाइसेंसेस फ्रॉम दी आरबीआई। लीजिए, बैंक को इंस्पेक्ट भी कर देता है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, देखो अभी हुए 6 मिनट, 6 मिनट में बच्चों ने टॉपिक्स रिवाइज कर लिए। यही स्पीड मेंटेन रखिएगा प्लीज। अगर मैं बार बार बोलता जाऊंगा, चैप्टर में बनानी है कमांड, तो बेटा आपको ये स्पीड रखनी पड़ेगी इसकी रिवीजन के लिए, राइट। अब देखो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कोई भी 7 एक्ट 5 एक्ट के नाम याद कर सकते हैं। यस, सबसे पहले बेटा कौन सी? आरबीआई सबसे ऊपर, तो सबसे पहले आरबीआई एक्ट 1934। उसके बाद बच्चों कौन सी? कंपनीज एक्ट 2013, आईटी एक्ट 2000, पमला बच्चों प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, राइट। और एक एक्ट जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी इस चैप्टर में, वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अब आपको पता है सेक्शन 29 डील्स विद द अकाउंट्स, सेक्शन 30 डील्स विद द ऑडिट। याद है बच्चों ये बातें? हम दोबारा वहां पे भी पढ़ लेंगे। अकाउंट्स में आपको क्या बोला गया? थर्ड शेड्यूल में जाओ, फॉर्म ए देखो, फॉर्म बी देखो। फॉर्म ए क्या था आपका? बैलेंस शीट था, और फॉर्म बी क्या था आपका? P&L था। कम ऑन, यस और नो बोल दो, आ जाओ जी। देन इसके बाद एसबीआई एक्ट 1955, ये 3 एक्ट्स आप लोग याद रख सकते हैं। कंपनीज एक्ट मैंने आपको बोल ही दिया, ये 4 आ गए हमारे पास। और उसके बाद हमने एक आईटी एक्ट कर ली है, एक पमला कर ली है, और एक रीजनल रूरल बैंक याद कर लीजिए 1976। दैट्स इट, बस। इससे ज़्यादा आपको और एक्ट्स के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। ये भी बच्चों हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की तरह करके चल रहे हैं कि कहीं गलती से आईसीआई ना पूछ ले, बताओ जी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होता है, कुछ एक्ट्स के नाम लिखो, तो हमें याद रहेंगे 7 नाम। बोलिए एक बार रिवाइज करा देता हूँ बच्चों। सबसे पहले क्या? आरबीआई एक्ट 1934, दूसरा हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है कंपनीज एक्ट 2013, पमला 2002, आईटी 2000। उसके बाद बच्चों हमारे पास आ जाती है एक एसबीआई एक्ट 1955। लीजिए, हो गए सारे, मेरे ख्याल से मैंने सारे बोल दिए। कम ऑन बोल दो हाँ के ना। रीजनल रूरल बैंक रह गया था 1976। चलिए जी, आ जाओ जी, आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कौन है ये नलायक। व्हाइट बोर्ड ऑन कर रहा है, हाँ जी। आगे चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं बच्चों। बैंकिंग ऑपरेशन, बैंकिंग, ये इससे तो ज़बरदस्ती का टॉपिक मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। लो बेटा लो जरा ध्यान सुनो। बैंकिंग ऑपरेशन सिर्फ कहाँ पे कंडक्ट होते हैं? ब्रांचेस पे कंडक्ट होते हैं। बाकी जो ऑफिस होते हैं वो क्या बन जाते हैं? कमान क्या बन जाते हैं? जल्दी बोलिए। कंट्रोलिंग अथॉरिटीज और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बन जाते हैं। ये पॉलिसी बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, कंट्रोल प्रोसेस बनाते हैं फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ बैंक इन कंप्लाइंस विद द स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ऐसे ही याद रखिएगा, बैंकिंग ऑपरेशन कहाँ पे होते हैं? ब्रांच में। बाकी ऑफिस क्या बन जाते हैं? कंट्रोलिंग अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। ये क्या बनाते हैं? पॉलिसीज बनाते हैं, प्रोसीजर बनाते हैं, कंट्रोल प्रोसीजर बनाते हैं, ताकि बैंक का बिजनेस हो पाए एज पर दी स्टैट्यूटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। आ जाओ जी। देन ये और क्या क्या करते हैं? डेलीगेशन ऑफ पावर, फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ओके, और किसमें इन्वॉल्व होते हैं? सुपरविजन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ओवर द बिजनेस। अल्टीमेटली ये देख रहे होते हैं कि भाई बैंकिंग का बिजनेस जो है एज पर दी गाइडलाइंस चल रहा है या नहीं। इजी बोलिए, आ जाओ जी। देन एक और जबरदस्ती का टॉपिक बच्चों, मैं आपको टाइम साथ साथ बताता चल रहा हूँ, 8 मिनट हो गए हमें, 8 मिनट। हाँ जी, एक और जबरदस्ती का टॉपिक देखते हैं। सम ऑफ द डिफरेंट फीचर्स ऑफ बैंक। ट्रांजैक्शन कैसी हैं? बहुत ज़्यादा।
बिजनेस कैसा है, फैला हुआ, जोग्राफिकल स्प्रेड। अच्छा जी, उसके बच्चों याद रखें प्रोडक्ट और सर्विसेज भी बहुत सारे हैं, रेंज इनकी बहुत ज़्यादा है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इनके पास बहुत सारे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़बरदस्त और विजिलेंस भी बहुत ज़्यादा है बैंकिंग रेगुलेटर की तरफ से। नंबर 1 फिर से, ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है, जोग्राफिकली फैले हुए हैं, ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है, जोग्राफिकली फैले हुए हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज भी बहुत सारी हैं, टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज़ है और विजिलेंस बहुत ज़्यादा है रेगुलेटर की तरफ से। आ जाओ जी, टाइप्स ऑफ बैंक रिपोर्ट टू बी इशूड, बहुत सिंपल है बच्चों, टाइप्स ऑफ बैंक रिपोर्ट टू बी इशूड, ऑल्दो मैंने इसका शायद शॉर्ट नोट भी बनाया था आपके लिए। आ जाओ जल्दी से दिखा देता हूँ। सबसे पहले रिपोर्ट तो बेटा किस पे, एडिक्वेसी एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ आईसी ओवर एफआर, एडिक्वेसी एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ आईसी ओवर एफआर, ओके बोल दो। फिर एलएफएआर, एलएफएआर क्या होती है, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट होती है, इसकी हमें सिर्फ टाइमिंग पढ़नी है, कब तक इशू करनी होती है मैं बता दूंगा आपको। देन रिपोर्ट ऑन कंप्लायंस विद एसएलआर, पहले बताओ सारी याद कर ली थी हमने क्लास में। हाँ जी, सबसे पहले तो आईसीएफआर था, आईएफसीएफआर था या आईसीएफआर बोल लो, या उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या आया था, उसके बाद नेक्स्ट आया था हमारे पास एलएफएआर, फिर था कंप्लायंस विद एसएलआर, एसएलआर के बाद ट्रेजरी, फिर आईआरएसीपी, देन सीरियस इरेगुलरिटी, फिर कमेटी रिकमेंडेशन, घोष कमेटी, जिलानी कमेटी, घोष ने फ्रॉड को लेकर दिए थे रिकमेंडेशन कि भाई फ्रॉड से कैसे बचा जाए, जिलानी साहब ने इंटरनल कंट्रोल को लेकर दिए थे रिकमेंडेशन, एंड रिपोर्ट ऑन एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इन रूरल एरियाज, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई साहब डिपॉजिट बहुत कम है, क्रेडिट बहुत ज़्यादा दे रखा है रूरल एरियाज में, इस तरह की रिपोर्टिंग भी जो है वो जाती है। आओ दोबारा देखते हैं एक बार, आईएफसीएफआर, कम ऑन गाइज, सब याद करके रखना, मुझे बताते रहना। पहला क्या था, आईएफसीएफआर या आईसीएफआर जो भी बोलना चाहते हो, उसके बाद था एलएफएआर, उसके बाद क्या था हमारे पास आपका नेक्स्ट हमारे पास क्या आती थी, एसएलआर रिक्वायरमेंट, ट्रेजरी ऑपरेशंस, देन हमारे पास क्या आती थी, इनकम रिकग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग कंप्लाइंस, सिर्फ कीवर्ड्स याद रख लो, सब पे रिपोर्ट देनी है कि भाई कंप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है। देन हमारे पास क्या आता था, नेक्स्ट हमारे पास सीरियस इरेगुलरिटी वाला, फिर हमारे पास था घोषण जिलानी कमेटी वाला, एंड फाइनली एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, दैट्स इट। आइए देन नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारे पास क्या आया, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कि भाई अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट्स बहुत सिंपल है, देखिए सबसे पहले तो भूमिका बनाई कि भाई टेक्नोलॉजी की वजह से जो है ज़बरदस्त चेंज आ चुका है, बैंक जो है अपने कस्टमर्स को रीच कर पा रहे हैं, कन्वीनियंस दे पा रहे हैं, कंफर्ट दे पा रहे हैं, याद है ना, सी चेंज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स इवोल्यूशन, याद आ रही है बातें। अच्छा जी, कन्वीनियंस दे पा रहे हैं, कंफर्ट दे पा रहे हैं, एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग की फैसिलिटीज़ दे पा रहे हैं, बस इतना याद रखिए। उसके बाद ट्रांजैक्शन कैसी हो गई है, वॉल्यूमिनियस हो चुकी है, सिस्टम चाहिए इनकी रिकॉर्डिंग और स्टोरेज के लिए, कंट्रोल सिस्टम चाहिए ये इंश्योर करने के लिए कि रिस्क जो एरर, ओमिशन, इरेगुलेटरी फ्रॉड के रिस्क हैं वो कम हो जाएं, मिनिमाइज हो जाएं, जीरो हो जाएं। लीजिए ये भूमिका बन रही है। उसके बाद बच्चों क्या बोला गया, कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट में ऑडिटर से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि ऑडिटर को आरबीआई गाइडलाइंस पता है और ऑडिटर चेक करेगा कि सिस्टम जो है आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से काम करता है या नहीं। हाँ जी, कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट में ऑडिटर से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि आरबीआई की गाइडलाइन ऑडिटर को पता है और ऑडिटर ये चेक करता है कि सिस्टम आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं। दूसरी बात, क्या बच्चों ऑडिटर इस अजम्पशन के साथ जा सकता है कि भाई जो सिस्टम निकाल रहा है इन्फॉर्मेशन वो करेक्ट है, आंसर इज नो, वो कभी भी इस अजम्पशन के साथ नहीं जाएगा। तीसरी बात, ही शुड एक्सरसाइज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड प्रूडेंस, जब भी उसे लगता है कुछ चीज़ जो है मैनुअली चेक होनी चाहिए तो उसे वो मैनुअली खुद से जगह आगे जाके चेक करनी चाहिए। एक और जबरदस्ती का टॉपिक बच्चों, कैटेगराइजेशन ऑफ बैंक ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटराइजेशन। कितने तरह के, नंबर 1 नॉन कंप्यूटराइज बैंक, पार्शली कंप्यूटराइज बैंक, फुली कंप्यूटराइज बैंक। नॉन कंप्यूटराइज बैंक सारा काम पेन पेपर से हो रहा है, पार्शली कंप्यूटराइज बैंक कुछ ट्रांजैक्शन कंप्यूटराइज हैं, बाकी कुछ ट्रांजैक्शन जो है नॉन कंप्यूटराइज हैं। मेनली कंप्यूटराइज, फुली कंप्यूटराइज ब्रांचेस बच्चों, वहाँ पे क्या आ चुका है, कोर बैंकिंग सिस्टम आ चुका है। क्या आ चुका है, कोर बैंकिंग सिस्टम आ चुका है, यानी कि ऐसा सिस्टम जहाँ पे सारी ब्रांच जो है आपस में कनेक्टेड है और एक ब्रांच में अगर आपका अकाउंट है तो आप किसी भी ब्रांच से जाके अपने अकाउंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये ब्रांचेस होती हैं फुली कंप्यूटराइज ब्रांचेस। डन, बोलिए आ जाओ। बात करते हैं फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बच्चों, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 29 डील करता है फॉर्म और कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ये सारे बैंक्स पे एप्लीकेबल है, नेशनलाइज बैंक, एसबीआई, सब्सिडीज ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रीजनल रूरल बैंक्स एटसेट्रा। क्या बोला गया है कि भाई थर्ड शेड्यूल में जाओ, थर्ड शेड्यूल में जाके आपको फॉर्म ए में जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रखा है वो फॉलो करो, फॉर्म बी में जो पीएनएल का फॉर्मेट दे रखा है वो फॉलो करो। अगर बैंकिंग कंपनी है तो भाई साहब आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की भी जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है वो भी फॉलो करनी है। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स के बारे में क्या बोला गया है, सेक्शन नंबर 30 है जो डील करता है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स के साथ। क्या बोला गया उसके अंदर कि भाई आपका ऑडिटर वही बनेगा जो क्वालिफाइड है टू बिकम द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, राइट। तो याद रखिए बच्चों, बैंकिंग कंपनी का ऑडिटर वही बन सकता है जो क्वालिफाइड है टू बिकम द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, और वो क्वालिफिकेशन सेक्शन 141 में दी गई है, हमें नहीं पढ़ाई गई है।
ओके। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यूज एटसेट्रा। बैंकिंग कंपनी के बच्चों कौन ऑडिटर अपॉइंट करता है, एजीएम पे ऑडिटर अपॉइंट होगा। नेशनलाइज बैंक में कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। याद रखें बच्चों, दोनों ही केस में किसकी अप्रूवल चाहिए आपको, रिजर्व बैंक की अप्रूवल चाहिए। स्टेट बैंक में कौन अपॉइंट करता है, सीएजी करता है इन कंसल्टेशन विद सीजी। और स्टेट बैंक की सब्सिडीज को कौन करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है। आरआरबी का ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है बच्चों, बैंक खुद से कर लेता है अप्रूवल ऑफ सीजी के साथ। रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर कैसे तय होती है, एज पर सेक्शन 142 जो है वो तय होती है, अगर बैंकिंग कंपनी के ऑडिटर की बात करूं। और अगर मैं बात करता हूं किसी नेशनलाइज बैंक या एसबीआई या तो इनके ऑडिटर की रेमुनरेशन कौन तय करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करता है इन कंसल्टेशन विद दी सेंट्रल गवर्नमेंट। डन। देखिए 14 मिनट लगे बच्चों रिवीजन में, बट आपको अल्टीमेटली ना ये चैप्टर ऐसे ही कवर करना है। और कोई तरीका अगर होता तो बेटा मैं निकाल कर लाता हूँ तरीका, राइट। बट इस चैप्टर में से आपको 4 से 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। सीधा सीधा बच्चों आपको इसी रिवीजन वीडियो को एक एक दो दो बार सुनिए और उसके बाद आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी, उसे एग्जाम में लिख के आइए। ओके डन। चलो जी आ जाओ। चलिए जी, तो आज बच्चों हम लोग रिवीजन करना शुरू करते हैं बैंक ऑडिट की सेकंड पार्ट की। सबसे पहले पावर ऑफ ऑडिटर क्या है बैंक ऑडिट में, सेम एज ऑफ कंपनी ऑडिटर। ओके, फिर बात करते हैं ऑडिट रिपोर्ट की। नेशनलाइज बैंक के केस में हम बात कर रहे हैं, सीजी को रिपोर्ट जाती है, और याद रखिए एसबीआई की रिपोर्ट भी इसी की तरह होती है और वो भी सीजी को जाती है। अब इसके अंदर होता क्या है, मैंने आपको क्लास में याद करा दिया था, बैलेंस शीट, ट्रांजैक्शन, रिटर्न, प्रॉफिट एंड लॉस, एनी अदर मैटर। कम ऑन, बैलेंस शीट, ट्रांजैक्शन, रिटर्न, प्रॉफिट एंड लॉस, एनी अदर मैटर। बैलेंस शीट में बच्चों हम लोग क्या देखते हैं, फुल एंड फेयर बैलेंस शीट होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ अफेयर्स ऑफ बैंक जो है वो देना चाहिए। ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, ट्रांजैक्शन हैव बीन विद इन द पावर, जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो विद इन द पावर ऑफ द बैंक होनी चाहिए थी। रिटर्न्स ब्रांचेस से आ गई हैं और एडिक्वेट हैं या नहीं है, यानी रिटर्न्स में रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज ट्रू बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड कवर्ड। ट्रू बैलेंस यहाँ पे कीवर्ड है, लीजिए ट्रू बैलेंस। अच्छा जी, एनी अदर मैटर, एनी अदर मैटर में हम लोग क्या बोलेंगे, कोई भी ऐसा मैटर जो उसको लगता है कि भाई नोटिस ऑफ सीजी में जाना चाहिए तो वो भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन कर देता है। और जैसे मैंने बताया था, रिपोर्ट ऑफ एसबीआई भी सीजी को जाती है, आइडेंटिकल होती है रिपोर्ट ऑफ द नेशनलाइज बैंक से। चलिए जी, अब बात करते हैं फॉर्मेट की। बच्चों इसमें सिर्फ यही बताया गया कि भाई ऑडिटर और ऑडिटर रिपोर्ट को कंप्लाई करना है किसके साथ, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के साथ। और साथ में एक बात और लिखनी है ऑडिट रिपोर्ट में, स्पेसिफिकली नंबर ऑफ अनऑडिटेड ब्रांचेस मस्ट बी देयर एंड प्रॉपर क्वांटिफिकेशन होनी चाहिए कि उन अनऑडिटेड ब्रांचेस ने एडवांसेस कितने दिए हैं, डिपॉजिट्स कितने लिए हैं, इंटरेस्ट इनकम क्या है और इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या है। फिर से बोल दूं, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, ऑडिट और ऑडिटर रिपोर्ट को कंप्लाई करना है एसए से, साथ में रिपोर्ट में हमने ये भी बताना है कि कितनी ब्रांचेस हैं जो अनऑडिटेड रही हैं, और उसके साथ हमने बताने एडवांसेस, डिपॉजिट, इंटरेस्ट इनकम एंड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ऑफ दोज ब्रांचेस। LFAR लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट बच्चों, इट्स अ स्पेशल रिपोर्ट इन केस ऑफ बैंक, और हर तरह के बैंक के केस में जो है ऑडिटर के टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट के हिसाब से ऑडिटर को जो है वो क्या देना होती है, LFAR देनी होती है, राइट। कब तक फर्निश करनी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम MCQ करेक्ट इनकरेक्ट, 30 जून ऑफ एवरी ईयर को बच्चों फर्निश करनी होती है। टाइमली फर्निश करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी है, और इसमें क्या है वो मैटर्स हैं जो RBI चाहता है कि ऑडिटर रिपोर्ट करे इन केस ऑफ बैंक्स। फिनिश। आइए दोबारा रिपीट कर दूं, LFAR के केस में बच्चों याद रखिएगा, LFAR एक स्पेशल रिपोर्ट होती है, सारे बैंक्स के केस में ऑडिटर के टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट के अंडर आती है, यानी ऑडिटर को सारे बैंक्स के केस में अपनी ऑडिट रिपोर्ट के साथ LFAR लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट भी देनी होती है, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, राइट। एंड कब तक फर्निश करनी है, 30/6 तक। प्रॉपर प्लानिंग फॉर टाइमली सबमिशन। अगर कोई ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहा है बाई चांस और वो बैंक ऑडिट प्रैक्टिकली कर रहा है तो वो हंस रहा होगा कि ये क्या पढ़ा दिया, बेटा हमारे सिलेबस में इतना ही है, इस बात को याद रखें। हमें LFAR का कंटेंट नहीं पढ़ाया गया है, नहीं बताया गया है, आप ICAI के स्टडी मैट से क्रॉस रेफरेंस जो है इसको कर सकते हैं। अच्छा जी, रिपोर्टिंग टू RBI, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, काफी समय भी लगाया था बच्चों हमने इस पे। RBI ने सर्कुलर इशू करा है ऑन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी ऑन लीगल एस्पेक्ट ऑफ बैंक ऑडिट। फिर से बोलूंगा, RBI ने सर्कुलर इशू किया है ऑन इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी ऑन लीगल एस्पेक्ट ऑफ बैंक ऑडिट। उस सर्कुलर में बच्चों ऑडिटर की भी, ऑडिटिंग प्रोफेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है। वो सर्कुलर सारे शेड्यूल्ड बैंक पे एप्लीकेबल हैं एक्सेप्ट रीजनल रूरल बैंक्स। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। अच्छा जी, अब ध्यान से देखिएगा, सर्कुलर बच्चों क्या कर सकता है, सर्कुलर में लाइबिलिटी क्या बताई गई है, सर ध्यान से देखिएगा। ऑडिटर को सारी सस्पिशियस एक्टिविटी क्या होती है, जहां फ्रॉड को लेकर सस्पिशन हो रहा हो, A, B, जहां पे
ऐसी एक्ट्स दिख रही हो जो इन एक्सेस ऑफ पावर है, जहां पे ऐसी एक्ट्स दिख रही हो जो इन एक्सेस ऑफ पावर हैं, तो ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी को बैंक को ऑडिटर को रिपोर्ट करना चाहिए रेगुलेटर को। और अगर इसमें डेलिब्रेट फेलियर रहा, यानी वो डेलिब्रेटली रिपोर्ट नहीं कर रहा है, देख के भी रिपोर्ट नहीं कर रहा है, ऑडिटर विल बी लायबल फॉर द एक्शन। ऐसे 250 कंसिडर करना है। ऐसे 250 क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट कॉन्फिडेंशियलिटी कैन बी ओवर रिडन बाय द लॉ और बाय द कोर्ट्स। अच्छा, ऐसे 240 कंसिडर करना है। दो बातें बोलूंगा। ऐसे 240 में बच्चों सबसे पहले तो बताया गया कि भाई ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट को लेके। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। बस एक बात बच्चों, इज्जत बचाने के लिए मेरे हिसाब से तो ये लिख के आना चाहिए कि भाई ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ TCWG एंड फॉर दिस दे क्रिएट व्हाट? पॉलिसीज एंड कंट्रोल्स, बोले तो इंटरनल कंट्रोल। याद रखिए, ऑडिटर पूरे सिस्टम को ओवरऑल इवैल्यूएट करता है, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन की वो डिटेल में नहीं जाता है, मतलब वो सारी ट्रांजैक्शंस को चेक डिटेल में जाके नहीं करता है। उसे अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ ड्यूटी में कुछ इरेगुलरिटी या फ्रॉड मिल जाएगा तो वो डेफिनेटली रिपोर्ट करेगा RBI को और मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंसर्न्ड बैंक को। डन। बोलिए आगे का बच्चों हमारा चैप्टर कैसे चलने वाला है। दो टॉपिक हैं, एक है बैंक ऑडिट अप्रोच और एक है बच्चों कंडक्टिंग दी बैंक ऑडिट। मेरे हिसाब से बच्चों टॉपिक की फॉर्मेशन में बहुत दिक्कत है। यहां पे ये मर गया और यहां पे ये जिंदा हो गया, यानी गड़े मुर्दे उखाड़ना। राइट। तो बैंक ऑडिट अप्रोच में हमें 3 टॉपिक दिए गए हैं, इसमें हमें 18 सब टॉपिक दिए गए हैं। हम लोग करेंगे सब कुछ कवर, डोंट वरी एट ऑल। और इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बच्चों मेरे साथ पहले पूरा ऑडिट पढ़ा हुआ है, पहले पूरा ऑडिट पढ़ा हुआ का मतलब क्या है? आपको 300 पता है, 210 पता है, आपको रिस्क पता है, आपको रिस्पॉन्स पता है, आपको प्लानिंग पता है, तो बेटा आपको CBA करने में यानी कंडक्टिंग एंड बैंक ऑडिट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हाँ, कुछ नए टॉपिक आ सकते हैं जैसे कि स्ट्रेस टेस्टिंग और जैसे कि बेसल 3 फ्रेमवर्क, वो हम लोग स्पेसिफिकली जो है वो कवर कर लेंगे, बिल्कुल मत घबराइए। अभी के लिए चलते हैं किसके ऊपर बेटा? अभी के लिए चलते हैं हम लोग किस पे? बैंक ऑडिट अप्रोच में। इसमें 3 टॉपिक्स आते हैं। ये आपकी ज्ञानवर्धक बातें यहाँ पे लिखी हुई है, मैं रिवीजन वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अभी के लिए चलते हैं जरा। अच्छा, बीच में एक छोटा सा टॉपिक और उठा लूँ झटके से बिल्कुल। ड्यू टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, तो जैसे भाई साहब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी 143(12) में, वैसे ही यहाँ पे है। वो मैं यहाँ पे बोल नहीं रहा हूँ। हमने चैप्टर नंबर 8 में बच्चों इसको बहुत अच्छे से कवर किया है, जो ऑडिट रिपोर्ट वाला चैप्टर है, तो उसी की रिवीजन वीडियो से आप इसको कवर कर सकते हैं। यहाँ पे इसको आपको एक बार रीडिंग करने का मन करे तो बुक से रीड कर लीजिएगा। देन बात करते हैं बच्चों बैंक ऑडिट अप्रोच की। इसमें 3 बातें आती हैं। ड्राइंग एंड ऑडिट प्लान। तो ड्राइंग एंड ऑडिट प्लान किस बेसिस पे ड्रॉ करोगे? कोई भी एंटिटी हो उसका ऑडिट प्लान बेटा आप उस एंटिटी के ऑपरेशंस और नेचर, ऑपरेशंस के लेवल और नेचर को देख के क्रिएट करोगे। नेचर मतलब भाई मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस है, लेवल मतलब करोड़ों में टर्नओवर है, हजारों में टर्नओवर है, हजारों करोड़ों में टर्नओवर है। राइट। तो नेचर एंड लेवल ऑफ ऑपरेशन, नेचर ऑफ एडवर्स फीचर, किस किस तरह की जो है इसके अंदर रिस्क हो सकते हैं, लेवल ऑफ कंप्लाइंस एंड कंट्रोल रिस्क क्या क्या हो सकते हैं। लेवल ऑफ कंप्लाइंस मतलब लॉ रेगुलेशन कौन कौन से एप्लीकेबल हैं। तो याद रखें बच्चों, ऑडिट प्लान बनाना है। ऑडिट प्लान बनाने के लिए आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले बच्चों क्या पकड़ना पड़ेगा? ऑपरेशन, नेचर एंड लेवल। फिर क्या पकड़ना पड़ेगा? एडवर्स फीचर। फिर क्या पकड़ना पड़ेगा? कंप्लाइंस लेवल, यानी कि कितने इनके पास लॉ एप्लीकेबल हैं। एंड फाइनली आपका रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। आ जाओ। देन बात करते हैं बच्चों कंट्रोल एनवायरमेंट एट बैंक की। कंट्रोल एनवायरमेंट एट बैंक की आपको चेक करना है वेदर बैंक हैव एप्रोप्रिएट कंट्रोल्स और नॉट। आपको चेक करना है वेदर बैंक हैव एप्रोप्रिएट कंट्रोल और नॉट। अब जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, प्लीज फॉलो कीजिएगा मेरी बात को। आप इनको देख के घबरा तो नहीं रहे हो? अगर आप घबरा रहे हो इसका मतलब आप ऑडिट को समझते नहीं हो, रटते हो। पहली बात बच्चों, नीचे जितनी भी चीजें दे रखी हैं क्या है? कंट्रोल एक्टिविटी है। कोई भी 5 बोल सकता हूं मैं तो भाई बिना देखे और सपने में भी बोल सकता हूं। कंट्रोल एक्टिविटी, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, सेटिंग अप ऑफ लिमिट, रिकंसिलेशन। बताओ, 4 तो ऐसे ही बोल दी, मतलब बात ही बात में बोल दी बेटा। दोबारा बोलता हूं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकंसिलेशन, सेटिंग अप ऑफ लिमिट्स। कम ऑन गाइस, क्या आप लोग बोल पाए मेरे साथ ये 4? जल्दी बोल दो हाँ के ना। उसके बाद हमारे पास क्या क्या आ सकता है? उसके बाद बच्चों जो ग्रीन से मार्क करिए वो नहीं वाली है। एक्यूरेट मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ एक्सेप्शन, एक्यूरेट मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ एक्सेप्शन एंड फिजिकल सिक्योरिटी। बिना समझे बच्चों आप लोग अगर इसको पढ़ रहे हो आपको रटनी पड़ेंगी, लेकिन अगर आपने इंटरनल कंट्रोल में एलिमेंट्स पढ़े हुए हैं कंट्रोल एक्टिविटी वाले, कनेक्ट करवा के दे रहा हूं आप लोगों को, तो ये वही तो हैं। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, रिकंसिलेशन, ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, फिजिकल सिक्योरिटी, सेटिंग अप ऑफ लिमिट्स। बस 5 लिख के आ जाना, बहुत है मेरी तरफ से, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा जी। देन एंगेजमेंट टीम डिस्कशन, स्टार टॉपिक बच्चों ये आज का, इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। पहली बात, एंगेजमेंट टीम डिस्कशन किसके बीच में होगा? भाई साहब जो लोग एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और जो एंगेजमेंट एक्सपर्ट्स वगैरह हमने हायर कर रखे हैं उनके बीच में होगा। अच्छा, इस डिस्कशन से क्या होगा? बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी
किसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी? बैंक की, उसके एनवायरमेंट की, उसके इंटरनल कंट्रोल की, और आप रोमम को भी अच्छे से असेस कर पाएंगे। ये क्या हमारा डिस्कशन डॉक्यूमेंट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, राइट। ऑर्डिनरली कौन सी स्टेज पे सही रहता है बच्चों ये डिस्कशन? प्लानिंग स्टेज पे सही रहता है डिस्कशन। इजी, बोलिए, आ जाओ। अब क्या पढ़ाना है आपको? मैटर्स ऑन विच डिस्कशन विल टेक प्लेस। मैटर्स ऑन विच डिस्कशन विल टेक प्लेस, बहुत ही आसान बच्चों, बहुत ही आसान। कितने मैटर्स हैं मेरे साथ मुझे बताइए? 5 थे, हमने एक बढ़ा के 6 कर दिया। एक डाउट आ गया था क्लास में तो उसको बढ़ा के मैंने 6 कर दिए, मुझसे स्किप हो गया था अपने नोट्स में। आ जाओ। एरर, मेथड, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म एंड रिस्क। Error, method, professional skepticism and risk. Error likely to occur. Error identified for the previous year. ओके, एरर। और उसके बाद क्या था बच्चों? मेथड्स ऑफ फ्रॉड, किस किस तरीके से जो है बैंक में फ्रॉड हो सकते हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। एंड नीड टू मेंटेन द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, रिमेनिंग अलर्ट फॉर द कंडीशन दैट माइट इंडिकेट मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स, राइट। एंड किस तरह के रिस्क बच्चों? एंगेजमेंट रिस्क, परवेजिव रिस्क एंड आपका स्पेसिफिक रिस्क। असर्शन से रिलेटेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल से रिलेटेड, एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से रिलेटेड, एंगेजमेंट से रिलेटेड जो रिस्क हो गए वो हमने यहाँ पे कवर कर दिए। डन, बोलिए हाँ के ना, आ जाओ। देन एडवांटेज बच्चों, एडवांटेजेस क्या क्या हैं इसके? 3 एडवांटेज हैं एंगेजमेंट डिस्कशन के जो आपने याद रखने हैं, और वो एडवांटेज क्या क्या हैं? स्पेसिफिक एम्फेसिस कैन बी प्रोवाइडेड ऑन रिस्क ऑफ मिडिल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। अच्छा डिस्कशन करोगे, रोमम ड्यू टू फ्रॉड पे स्पेसिफिक फोकस कर पाओगे, उसके अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज बना पाओगे। मेरे साथ अच्छा डिस्कशन करोगे, रोमम ड्यू टू फ्रॉड पे, कम ऑन, रोमम ड्यू टू फ्रॉड पे आप लोग स्पेसिफिक एम्फेसिस दे पाओगे, उसके अच्छे रिस्पॉन्सेज बना पाओगे। डेलीगेशन ऑफ वर्क बच्चों, डेलीगेशन ऑफ वर्क, मेरे साथ साथ डेलीगेशन ऑफ वर्क अच्छे से कर पाओगे, अप्रोप्रिएटली एक्सपीरियंस एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को अपॉइंट कर पाओगे। रिव्यू में भी आपको हेल्प मिलेगी। रिव्यू किस बात को रिव्यू कर पाओगे? द नीड टू इन्वॉल्व द स्पेशलिस्ट, कि स्पेशलिस्ट की जरूरत है या नहीं है। हाँ जी, स्पेशलिस्ट की जरूरत है या नहीं है। ओके, अच्छा जी, आगे चैप्टर कैसे चलेगा? अब बच्चों हम लोग करेंगे कंडक्टिंग द बैंक ऑडिट, वो हमारे लिए एक बड़ा टॉपिक होने वाला है, उसको हम लोग क्विकली कवर करने की कोशिश करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल लेंगे। ज़्यादातर चीज़ें बच्चों उसमें आपको रिपीट दिखने वाली हैं जो पुराने ऑडिट में हमने पढ़ी थी। फिर आएगा बच्चों एडवांसेस, एडवांसेस से रिलेटेड बाकी टॉपिक्स, आपके इनकम रिकग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग के नॉर्म्स आएंगे। फिर आएगा ऑडिट ऑफ इनकम और ऑडिट ऑफ एक्सपेंसेस। फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। डन, बोल दीजिए। चलो जी, चलो, ऑल द बेस्ट। ये हो गई हमारी रिवीजन वीडियो फिनिश। चलिए जी, तो हम लोग बच्चों बात कर रहे हैं अपने एक बहुत बड़े टॉपिक की, कंडक्ट एन ऑडिट, हाउ टू कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ बैंक। उसके अंदर बच्चों हम लोग जो है लगभग 8 से 9 टॉपिक बहुत डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि वो है बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी सब जो है वो ऊपर ऊपर से हम लोग एक बार देख लेंगे। सबसे पहले बच्चों क्या है, इधर देखो, सबसे पहले क्या है, मेरे साथ रहना जरा, मेरे साथ रहना बच्चों। इनिशियल ऑडिट कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने क्लास में बहुत अच्छे से कवर किया है। 9 पॉइंट्स आते हैं एक बैंक ऑडिट में। इनिशियल ऑडिट कंसिडरेशन क्या क्या होती हैं? बहुत सिंपल। सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस, फिर इंटरनल असाइनमेंट्स तो नहीं कर रहा स्टैट ऑडिटर, हम अगर वो इंटरनल असाइनमेंट कर रहा है तो उसे स्टैट ऑडिट जो है वो नहीं देने वाले हैं। 2, तीसरा प्लानिंग। प्लानिंग में बच्चों मैंने क्या लिख दिया? पीईए, पुरानी नॉलेज है आपके पास, ऐसे 300 वाली, 220, 220, 210, 220 उनकी इंटीग्रिटी, 220 हमारी एथिकल रिक्वायरमेंट और कॉम्पिटेंस, और 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ये दोबारा आएगा। फिर पॉइंट नंबर 4 अलग से डाला हुआ है बच्चों, क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर। क्लॉज 8 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 बोलता है कि आपको ऑडिटर की पोजीशन एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए विदाउट कम्युनिकेटिंग विद द प्रीवियस ऑडिटर। ये जो बच्चों कम्युनिकेशन करना है ये राइटिंग में होना चाहिए, और कम्युनिकेशन में होगा क्या? नो ऑब्जेक्शन टू द अपॉइंटमेंट फॉर वैलिड रीजंस। इज दैट क्लियर? बोलिए, बोलिए। यानी जाने वाले को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है फॉर अपॉइंटमेंट, फॉर योर अपॉइंटमेंट फॉर एनी वैलिड रीजन। अच्छा जी, देन इसके बाद बच्चों 5th आता है हमारे पास क्या? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। इसमें तो बहुत सिंपल सी बात है, एग्रीमेंट होना चाहिए टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी और ऑडिटर के बीच में, वही ऐसे 210 वाली बात है। क्या ये 5 पॉइंट्स याद है? फिर अगले 4 पे चलेंगे। नंबर 1 इंडेटनेस की डिक्लेरेशन, नंबर 2 इंटरनल असाइनमेंट्स, नंबर 3 प्लानिंग, नंबर 4 कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर, नंबर 5 हमारे पास क्या आता है? टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। फिर उसके बाद बच्चों 4 और है हमारे पास, बहुत आसान। इनिशियल एंगेजमेंट, मैं एक लाइन में बोलूंगा, ध्यान सुनिएगा। ऐसे 510 एप्लीकेबल होता है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स में। यहां पे आपको ये बोला गया है कि चेक कर लो ओपनिंग बैलेंस में कोई मिसस्टेटमेंट तो नहीं है जिसका इफेक्ट करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी आता हो, और अगर आता है तो वो एडिक्वेटली अकाउंटेड फॉर और डिस्क्लोज होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे। ओपनिंग बैलेंस में कोई मिसस्टेटमेंट तो नहीं है जिसका इंपैक्ट करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आता है और वो एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड नहीं है, तो बेटा हम लोग मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे। दैट्स इट। अच्छा, देन उसके बाद असेसमेंट ऑफ एंगेजमेंट रिस्क,
ये प्रायर टू एक्सेप्टेंस हम लोग करते हैं, इसका इम्पैक्ट जो है एक्सेप्टेंस डिसीजन और प्लानिंग पे आता है। एंड देन एस्टैब्लिशिंग द एंगेजमेंट, एस्टैब्लिशिंग द एक्सपीरियंस एंगेजमेंट टीम, हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सपीरियंस टीम को एस्टैब्लिश करेंगे। एंड फाइनली वी विल अंडरस्टैंड द बैंक एंड इट्स एनवायरमेंट। और यहाँ बच्चों मैं कुछ नहीं बोलूंगा, यहाँ पूरा 315 का आप लोग जो है लिख के आ जाएंगे, फिर भी बोले बिना मन नहीं मान रहा है। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मिडिल स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द बैंक, इट्स एनवायरमेंट, इट्स इंटरनल कंट्रोल एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एट असर्शन लेवल वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। बस इतना लिख के आ जाएंगे। 9 पॉइंट्स क्विकली बच्चों, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से रिवाइज करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा 5 नंबर का। आ जाओ। इनिशियल ऑडिट कंसिडरेशन, डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस, इंटरनल असाइनमेंट, प्लानिंग, कम्युनिकेटिंग विद प्रीवियस ऑडिटर, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, इनिशियल एंगेजमेंट, assessment of engagement risk, establishment the engagement team and understanding the bank and its environment. Done. बोलिए, आ जाओ जी। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर, 8-9 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, पहले हम वही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज करेंगे। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग दी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, 4 मार्क्स का आपसे पूछेंगे ये। अगर बैंक ऑडिट में से कोई मिसलेनियस क्वेश्चन आएगा तो उसके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। याद रखें, ये बच्चों है कुछ नहीं, ये इंटरनल कंट्रोल के एलिमेंट जो है वो आईडी बदल के आए हैं, एंजल प्रिया बन के आए हैं। हम लोग इनको याद कर लेंगे क्या? यस। इंटरनल कंट्रोल के एलिमेंट्स को बच्चों आप याद रखें। सबसे पहले क्या था? ओवरसाइट इन्वॉल्वमेंट ऑफ आईसी इन टीसीडब्ल्यूजी, मतलब बात हो रही है कंट्रोल एनवायरमेंट के बारे में। ओके, हमने क्या देखना है? हमने देखना है जी, बात ऐसी है कि रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज टीसीडब्ल्यूजी से अप्रूव होनी चाहिए और साथ में पॉलिसीज जो है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। पॉलिसीज जो है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए बैंक के ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, कैपिटल स्ट्रेंथ और लॉ रेगुलेशन के साथ। दूसरा बच्चों, अगर मैं आईसी की बात करूं तो यहां पे बात हो रही है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की। आईएमएम रिस्क करो। आईएमएम रिस्क क्या? आइडेंटिफिकेशन, मेजर और मॉनिटर। याद रखें बच्चों, कौन सा रिस्क हमने आईएम करना है? जो बैंक की एबिलिटी टू अचीव द गोल पे इंपैक्ट डाल सकता है, उसको हमें मेजर करना है, आइडेंटिफाई करना है। कंट्रोल एक्टिविटी मैंने स्माइली क्यों बना दी? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकंसिलिएशन, फिजिकल सिक्योरिटी। हम लोग आराम से जो है ये 4-5 आइटम्स लिख के आ सकते हैं। बोलिए हाँ के ना, कम ऑन बोल दो। सेटिंग अप ऑफ लिमिट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। देन मॉनिटरिंग एक्टिविटी, तो हमें रिस्क मैनेजमेंट मॉडल को, अजम्पशन को रेगुलरली मॉनिटर और अपडेट करना है। ये काम करेगा बैंक का एक इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट यूनिट। अच्छा जी। रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, हमें रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए जो टाइमली और कंसिस्टेंट फाइनेंशियल ऑपरेशनल कंप्लायंस इंफॉर्मेशन देता रहे, जो रिस्क असेसमेंट में और बैंक की प्रोफाइल में अगर कोई चेंज हो रहा है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता रहे। मैं फिर से बोलता हूँ, हमें एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए जो टाइमली और कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन दे, फाइनेंशियल, ऑपरेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल कंप्लायंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे, जिससे हम लोग अच्छे से रिस्क असेस कर पाएं और साथ में अगर बैंक की प्रोफाइल में कुछ चेंज हो रहा है तो हम उसको भी देख लें। देन बच्चों ये पॉइंट, अब एंगेजमेंट टीम डिस्कशन में यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, लास्ट वीडियो में हमने रिवाइज कर लिया था। ये पॉइंट बच्चों हमें कवर करने की जरूरत नहीं है। एसए 300 एस्टैब्लिशिंग दी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, क्या आपको पता है एसए 300 में ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी में आप 4 लाइन लिख के आ सकते हैं, बहुत अच्छे से हमने वहाँ पे पढ़ा हुआ है। डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा हुआ है, नो टेंशन एट ऑल। ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम इंपॉर्टेंट है, आपसे 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। आइए जरा साथ में रहिएगा। 5 ही पॉइंट्स हैं। समरी ऑफ ऑडिट प्लान, एनईटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर लिखा होता है इसके अंदर, सिग्निफिकेंट इश्यूज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट, डिसीजंस जो आपने लिए रिलेटिंग टू रिलायंस ऑन कंट्रोल पर रिलाई करना है कि नहीं करना है, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। एंड फाइनली ये एविडेंस बन जाता है कि ऑडिट प्रॉपरली प्लान था और हमने प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया था ERPR-SR को। ERPR-SR, एंगेजमेंट रिस्क, परवेजिव रिस्क एंड स्पेसिफिक रिस्क। डन। फिर से बोल देता हूं, ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम बच्चों क्या है? एक समरी है किसकी? ऑडिट प्लान की। एनईटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स इसके अंदर आते हैं। सिग्निफिकेंट इश्यूज जो प्लानिंग और रिस्क असेसमेंट के टाइम पे आइडेंटिफाई हुए वो आते हैं। डिसीजंस जो डील करते हैं किससे? रिलायंस ऑन कंट्रोल से, वो आते हैं। और साथ में एविडेंस है कि ऑडिट प्रॉपरली प्लान था और रिस्क को प्रॉपरली आपने रिस्पॉन्ड किया था। आ जाइए। डिटरमाइन मटेरियलिटी, नॉट सो इंपॉर्टेंट। कंसिडरिंग गोइंग कंसर्न, नॉट सो इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं बोल रहा कि गोइंग कंसर्न इंपॉर्टेंट नहीं है, 570 में पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वहीं से उठा के 2 लाइनें यहाँ पे लिख देंगे। मटेरियलिटी की 2-3 लाइनें लिख सकते हो, यस सर। गोइंग कंसर्न बच्चों जब पढ़ लोगे 2-3 लाइनें आप लिख पाओगे। देन अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, असेसिंग द रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग। घबराना नहीं है देख के, सिंपल सी बात है। एसए 240 जो है वो डील करता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन रिलेशन टू फ्रॉड। और बच्चों एसए 240 के बारे में मैंने आपको ट्रेन कर दिया अच्छे तरीके से। एसए 240 क्या बोलता है? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मिडिल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड देन क्रिएटिंग द रिस्पॉन्सेज फॉर दोज रिस्क। बोल दो हाँ के ना, बोल दो। तो बस वही आपने लिख के आ जाना है। साथ में बच्चों एक बात और आपने एक्स्ट्रा लिख के आनी है कि एक तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करना है थ्रू आउट दी ऑडिट, और दूसरा
आरबीआई टाइम टू टाइम गाइडलाइंस निकालता रहता है बैंक्स के लिए, नो योर कस्टमर गाइडलाइन, जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होती है, और बैंक्स को ऑडिटर चेक करेगा कि बैंक वो प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, दैट्स इट। बैंक में बच्चों मनी लॉन्ड्रिंग के चांसेस होते हैं, बैंक में मनी लॉन्ड्रिंग के चांसेस होते हैं, तो ऑडिटर उस रिस्क को भी कंसिडर करते हुए चलेगा और देखेगा कि आरबीआई ने जो बातें बोली हैं मनी लॉन्ड्रिंग को लेके वो बातें फॉलो होती हैं या नहीं होती हैं बैंक के अंदर। असेसिंग दी स्पेसिफिक रिस्क काम का नहीं है। रिस्क एसोसिएटेड विद आउटसोर्सिंग ऑफ एक्टिविटी, मैं आपको बच्चों एक बार बता देता हूं क्विकली। मैंने आपको क्या बताया था, मॉडर्न डे में बहुत ज्यादा यूज होता है किसका, आउटसोर्सिंग का, राइट। इससे कॉस्ट भी रिड्यूस होती है और एक्सपर्ट जो हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं हम उनके भी मजे ले लेते हैं। लेकिन याद रखिए इस आउटसोर्सिंग से क्या नंबर ऑफ रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, आंसर इज यस, रिस्क भी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसलिए बैंक के लिए एसेंशियल है कि उस रिस्क को भी प्रॉपर्ली क्या किया जाए, मैनेज किया जाए। फिर से बोल देता हूं, बाई चांस अगर आपसे पूछ ले तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्न डे बैंकिंग में आउटसोर्सिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि इससे कॉस्ट भी बचती है और एक्सपर्टीज जो हमारे पास नहीं होती है वो भी हमें मिलती है। लेकिन इसकी वजह से रिस्क भी जो है वो बढ़ जाते हैं, रिस्क बढ़ जाते हैं तो बैंक को बोला जाता है कि भैया बैंक आपने जो है इस रिस्क को भी प्रॉपर्ली मैनेज करना है। ऑडिटर का क्या रोल रहेगा, आईसीएआई ने बताया नहीं है, बट मैं आपको बता दूं कि ऑडिटर इन रिस्क को भी कंसिडर करके चलेगा। रिस्पॉन्स टू दी असेस्ड रिस्क, रिस्पॉन्स टू दी असेस्ड रिस्क बच्चों ये भी आपको आता है, इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बार इसको भी पढ़ के इंपॉर्टेंट बातें मार्क करा देता हूं। ऑडिटर रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क 330 में लिखा हुआ है। ये ऑडिटर को क्या बोलते हैं, ऑडिटर डिजाइन करो, रिस्पॉन्सेज डिजाइन करो टू एड्रेस दी रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एट असेशन लेवल। कुछ भी तो नहीं है इस टॉपिक के अंदर, ऑडिटर को सिर्फ कहा जा रहा है कि ऑडिटर डिजाइन करो, क्या डिजाइन करो, रिस्पॉन्सेज डिजाइन करो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के रिस्क हैं और जो असेशन लेवल के रिस्क हैं उनको एड्रेस करने के लिए। अभी दूंगा 200 रुपए का कैश प्राइस जिसने ही बता दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के रिस्क को आप लोग कैसे एड्रेस करते हो, मैंने पढ़ाया हुआ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के रिस्क को आप लोग कैसे जो है वो वेरी गुड राधिका गांधी, वेरी 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 गुड। सबसे पहला जवाब आया राधिका गांधी का, दूसरा जवाब है वरुण नैयर का। पहला जवाब जो था एनईटी शिवानी ने लिखा था वो गलत था बेटा, ऑडिट स्ट्रैटेजी से उसको एड्रेस करते हैं। राधिका जी टेलीग्राम करिए अपने क्यूआर कोड के साथ, आपको मिलेगा 200 रुपए का यूपीआई, राइट। तो याद रखिए बच्चों इस टॉपिक में कुछ नहीं है कि भाई बस ये बताना है कि ऑडिटर रिस्पॉन्स कैसे देगा, तो वो हमें बचपन से ही पता था, 330 में ही पता था। आ जाओ जी। देन स्ट्रेस टेस्टिंग की बात करते हैं। अच्छा, जो भी बच्चा मुझे टेलीग्राम करता है क्यूआर कोड भेजें और साथ में लिख के भेजें कि भाई ये इस वाले चीज के पैसे थे, नहीं तो मैं सोचते रहता हूं किस बात के लिए भेज दिया। आ जाओ। स्ट्रेस टेस्टिंग, क्या बच्चों हम आईसीएआई में लिखी हुई बात से अग्री करते हैं, नहीं अग्री करते हैं, प्रोटेस्ट में पढ़ रहे हैं। मैं आपको सही बात भी पढ़ा दूंगा, आईसीएआई की बात भी पढ़ा देता हूं, जरा सुनिए। स्ट्रेस टेस्टिंग बच्चों आईसीएआई की बुक के अकॉर्डिंगली क्या है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक्टिविटी है। हम रोबस्टनेस ऑफ द सॉफ्टवेयर यूज करते हैं बाय टेस्टिंग बियॉन्ड द लिमिट ऑफ नॉर्मल ऑपरेशन। हम रोबस्टनेस को चेक करते हैं बाय टेस्टिंग बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द नॉर्मल ऑपरेशन, राइट। अच्छा जी, ये मिशन क्रिटिकल सॉफ्टवेयर के लिए होता है, बाकी कोई सॉफ्टवेयर में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। 4 बातें, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक्टिविटी है, रोबस्टनेस ऑफ द सॉफ्टवेयर यूज होता है, हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ नॉर्मल ऑपरेशन, मिशन क्रिटिकल सॉफ्टवेयर के लिए यूज होता है। ये आईसीएआई ने लिखा है बच्चों, सोर्स भी दिया है आईसीएआई ने, विकिपीडिया, राइट। इसमें एक बात मुझे सही लगी वो ये कि भाई आरबीआई का कहना है कि हर बैंक के बोर्ड पे क्या होना चाहिए, स्ट्रेस टेस्टिंग, हर बैंक का बोर्ड जो है वो क्या बनाएगा, स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क बनाएगा और वो बैंक के रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का पार्ट होगा। हर बैंक का बोर्ड स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क बनाएगा और वो बैंक के रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट होगा। इस बात से मैं अग्री करता हूं। मेरे हिसाब से बच्चों स्ट्रेस टेस्टिंग क्या है ये लीजिए, मेरे हिसाब से स्ट्रेस टेस्टिंग एक क्रिटिकल चीज है रिस्क मैनेजमेंट के लिए, राइट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम इवेल्युएट करते हैं हाउ अ बैंक कैन हैंडल एक्सट्रीम फाइनेंशियल सिचुएशन। ये मुझे लगता है ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर है। मैंने आपको क्लास में बताया कि एग्जाम में आपने क्या करके आना है। अभी के लिए स्ट्रेस टेस्टिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंक इज अ इंपॉर्टेंट टूल फॉर रिस्क मैनेजमेंट एंड इन दिस वी इवेल्युएट दैट हाउ बैंक विल हैंडल द एक्सट्रीम फाइनेंशियल सिचुएशन। इसमें सिमुलेट करते हैं एडवर्स इकोनॉमिक सिनेरियोज को टू एसेस द व्हाट, रिजिलियंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट द पोटेंशियल शॉक्स। याद रखिए, वी आर गोइंग टू सिमुलेट द एडवर्स इकोनॉमिक सिनेरियोज एंड हम लोग देखते हैं कि बैंक कैसे जो है वो बाउंस बैक कर पाएगा इन पोटेंशियल शॉक्स के अगेंस्ट। डन, बोलिए, आ जाइए। तो स्ट्रेस टेस्टिंग बच्चों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। देन सब्सटैंटिव प्रोसीजर एक एक्स्ट्रा टॉपिक है बच्चों, याद रखिएगा, हम इसको बाद में कवर करेंगे आईसीएस स्टडी मैट से, लेकिन मैंने आपको पढ़ा दिया है। सब्सटैंटिव प्रोसीजर बैंक के केस में क्या बोलते हैं, एग्जामिन ऑल द लार्ज एडवांसेस। अदर के लिए सैंपलिंग यूज कर लो। प्रॉब्लम अकाउंट्स डिटेल में देख लो अनलेस द अमाउंट इज इनसिग्निफिकेंट। एक्सटेंट ऑफ सैंपल इंटरनल कंट्रोल की एफिकेसी पे डिपेंड करता है। याद रहेगा, जल्दी बोलो। अच्छा, लार्ज एडवांसेस हम लोग कैसे निकालते हैं बच्चों, दैट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन ऑफ द ब्रांच। वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन ऑफ द ब्रांच, एग्जांपल 2 करोड़ और 5% ऑफ द एग्रीगेट ईयर एंड एडवांसेस विच एवर इज लेस, दैट्स इट। कर लोगे, क्लास में पूरा समझा रखा था, बोल दो हाँ के ना।
आ जाओ जी, प्लीज 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 इधर देखिए जरा, इधर देखिए। इसके बाद बच्चों बेसल 3 फ्रेमवर्क, बेसल 3 फ्रेमवर्क मैंने आपको यहां पे लिखवाया। बेसल 3 फ्रेमवर्क किसने बनाया था? डेवलप्ड बाय बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, बीसीबीएस, डेवलप्ड बाय बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, दैट इज बीसीबीएस। ये कब फॉर्मुलेट किया गया था? इन रिस्पॉन्स टू ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007-2008। ये इंपैक्ट करता है किसके ऊपर? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के ऊपर। मेरे साथ किसके ऊपर? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के ऊपर। क्या करता है बेसिकली ये? इट रिक्वायर मोर स्ट्रिंजेंट कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। हाँ जी, या फिर इस रिक्वायर वर्ड को चेंज करके बोलता हूं, इट एडवोकेट्स फॉर मोर स्ट्रिंजेंट कैपिटल रिक्वायरमेंट। एम क्या है? बैंक का रिजिलियंस सुधारना, यानी कि बैंक की एबिलिटी टू बाउंस बैक सुधारना, बाय इंक्रीजिंग देयर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब शॉक अराइजिंग फ्रॉम क्राइसिस एंड हेंस रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ सिस्टमिक बैंक क्राइसिस। मैं फिर से बोल देता हूं बच्चों, बेसल 3 फ्रेमवर्क किसने बनाया था? बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। कब फॉर्मुलेट किया गया था? ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007-8 का आया था, उसके रिस्पॉन्स में फॉर्मुलेट किया गया था। क्या बोलते हैं? इट इंपैक्ट्स द व्हाट? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये किसको इंपैक्ट डालता है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को। ये किसको एडवोकेट करता है, यानी किसकी बातचीत करता है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट और स्ट्रॉन्ग करो और स्ट्रिंजेंट करो। रिजिलियंस सुधारता है बाय इंक्रीजिंग देयर एबिलिटी टू अराइज फ्रॉम द क्राइसिस एंड हेंस रिस्क को कम करता है ऑफ सिस्टमिक बैंक फेलियर और सिस्टमिक बैंक क्राइसिस। डन, बोलिए, आ जाइए। ये हमारे बच्चों टॉपिक कवर हो गया। इसके बाद एक पॉइंट हमारा जो हमारी बुक से होना चाहिए था, वो कौन सा है? वो है हमारा रिलायंस ऑन रिव्यू ऑफ अदर रिपोर्ट्स। तो यहां पे बच्चों बात तो बहुत सिंपल सी है। ऑडिटर को अगर कोई भी एडवर्स कमेंट दिखता है ऑन द एडवांसेस इन अदर रिपोर्ट, तो वो कंसिडर करना चाहिए ड्यूरिंग द ऑडिट। अब वो अदर रिपोर्ट्स कौन कौन सी? मेरे साथ, अब वो अदर रिपोर्ट कौन कौन सी बच्चों? अभी देखता हूं सुहास, में अभी देखता हूं अदर रिपोर्ट कौन कौन सी बेटा। प्रीवियस ईयर की रिपोर्ट, कम ऑन, प्रीवियस ईयर की रिपोर्ट, इंटरनल इंस्पेक्शन की रिपोर्ट, आरबीआई की इंस्पेक्शन की रिपोर्ट, कॉन्करेंट ऑडिट की रिपोर्ट, या फिर वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी की रिपोर्ट, एनी अदर रिपोर्ट, और मैनेजर चार्ज हैंडिंग ओवर रिपोर्ट, मैनेजिंग चार्ज हैंडिंग ओवर रिपोर्ट। जब मैनेजर चेंज होता है तो ये रिपोर्ट दी जाती है। अब मेरी बातों के साथ ध्यान सुनिएगा। अब रिपोर्ट शुड बी रिव्यूड इन डिटेल। और स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर का, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कौन होता है। स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर को बच्चा एक काम और है कि उसे क्या रिव्यू करना चाहिए? एनुअल फाइनेंशियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ आरबीआई। और उसमें अगर कोई बात बोली थी आरबीआई ने, तो चेक करेंगे कि भाई बैंक ने उसको प्रॉपर्ली कंसिडर किया है या नहीं। तो स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर मस्ट कंसिडर द इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ आरबीआई इन डिटेल एंड इंश्योर दैट वेरिएशन इन प्रोविजन एटसेट्रा जो आरबीआई ने रिपोर्ट किए थे, उन्हें बैंक ने प्रॉपर्ली कंसिडर किया है या नहीं किया है। अच्छा जी, हमारा और कोई टॉपिक बच गया क्या? ये हो गया। रिस्पॉन्स टू द एसेस रिस्क भी मैंने आपको यहाँ पे कवर करा दिया, एसोसिएटेड रिस्क भी करा दिया, इसको रहने दीजिए। देन ये हमने कवर कर लिया है। कंसिडर गोइंग कंसर्न, अभी हमारे टेंशन की जरूरत नहीं है, मटेरियलिटी टेंशन की कोई बात नहीं है। ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम अच्छे से कर लिया, ऑडिट प्लान कर लिया, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी कर लिया, एंगेजमेंट टीम डिस्कशन कर लिया। हमारे पास बच गया बच्चों बैंक का अकाउंटिंग प्रोसेस। तो भाई अकाउंटिंग प्रोसेस फाइनेंशियल और ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है मैनेजमेंट के यूज़ के लिए। एक बार बोलो मेरे साथ, बैंक का अकाउंटिंग सिस्टम फाइनेंशियल और ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है मैनेजमेंट के यूज़ के लिए, और उसका इंपैक्ट इंटरनल कंट्रोल पे भी आता है। इतनी बात बोलने के बाद बात खत्म। क्या बोलोगे? इसलिए बच्चों इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है जरूरी हो जाती है टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर एंड टू डिजाइन दी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। लीजिए, कुछ नहीं छोड़ा भाई, सब खत्म करा दिया मेहनत करके, इंपॉर्टेंट भी मार्क करा दिया है। अब आप लोगों के हवाले है कि आप लोग जो है वो कैसे परफॉर्म करते हैं। बोलो हाँ के ना, बोल दो। वो भी कवर करा के जाऊंगा, चिंता मत करो, वो भी कवर करा के जाऊंगा बेटा, डब्बा भी कवर कर, उसे नेक्स्ट वाली वीडियो के लिए पेंडिंग रख लेते हैं। ओके, आ जाओ। लो भाई लो, तो आ जाओ फिर से रिवाइज करते हैं बैठ के अच्छे से। सबसे पहले एडवांसेस क्या होते हैं? वो पैसा जो बैंक ने दूसरी पार्टी को दिया है एज अ लोन विद एन एग्रीमेंट ऑफ रीपेमेंट। सिंपल सी बात, बैंक जो भी पैसा एज अ लोन देता है और विद एन एग्रीमेंट टू रीपेमेंट, उसे हम एडवांस बोलते हैं। बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। बैंक के एसेट साइड की सबसे बड़ा आइटम बच्चों यही होता है आपका एडवांस, और सबसे मेजर सोर्स ऑफ इनकम भी आपका एडवांस ही होता है। ऑडिटर को बोला जाता है आपके पास साउंड नॉलेज होनी चाहिए फंक्शनल एरियाज की, प्रोसेसेस की, रूल्स की और इंटरनल कंट्रोल की विद रिस्पेक्ट टू एडवांस। इन शॉर्ट, ऑडिटर को एडवांस रिलेटेड सारी चीज़ों की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो उनका ऑडिट अच्छे से कर पाएगा। खैर, ऑडिट करने से पहले बच्चों आपको कुछ मिसलेनियस टॉपिक पढ़ाते हैं एडवांसेस के बारे में, जैसे कि टाइप ऑफ एडवांसेस, फंडेड, नॉन फंडेड। मैंने बच्चों आपको इसके क्वेश्चंस दिखा दिए कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएंगे कि बताओ जी फंडेड एडवांस क्या है और टाइप ऑफ फंडेड एडवांस के कुछ एग्जाम्पल दे दो। ये ऐसे ही पूछ सकते हैं, फंडेड और नॉन फंडेड बताओ, फंडेड के एग्जाम्पल दे दो। तो फंडेड जहां पे एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ फंड्स या कैश होता है, नॉन फंडेड जहां पे नो ट्रांसफर ऑफ फंड्स और कैश। अच्छा जी, इधर देखिए बच्चों, फंडेड के एग्जाम्पल आई होप याद है सबको। टर्म लोन,
कैश लोन, ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिमांड लोन, बिल डिस्काउंटेड, पार्टिसिपेशन ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस, और सिंपली स्पीकिंग इंटरेस्ट बियरिंग स्टाफ लोन। घबराता तो नहीं है इस वर्ड से, इंटरेस्ट बियरिंग स्टाफ लोन, स्टाफ को लोन दिया उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। डन। नॉन फंडेड, जहां पे कैश डिसबर्समेंट नहीं हुआ है, दो ही एग्जांपल हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, खत्म। ओके, आ जाइए जी। देन इसके बाद बच्चों ये लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह वाले एग्जांपल्स जो हमने क्लास में कवर किए थे, ये आपको अब रिवीजन में कवर करने की जरूरत नहीं है, ये आपकी क्लास के लिए थे। आई होप आपको लेटर ऑफ क्रेडिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कैसे एक एक्सपोर्टर जो है इसको यूज कर सकता है। एक्सपोर्टर को अपना रिस्क कम करना होता है कि भाई मुझे पेमेंट ना मिले, उस बात के रिस्क को कम करना चाहता है, तो इसलिए वो इसको यूज कर लेता है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस सेक्टर वाइज, ये थोड़ा सा मजाक था। प्रायोरिटी सेक्टर, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एजुकेशन, हाउसिंग, दीज आर दी प्रायोरिटी सेक्टर। बैंक को आरबीआई की गाइडलाइन फॉलो करनी है इन सेक्टर के लिए, और आरबीआई जो है वो टारगेट भी दे सकता है प्रायोरिटी सेक्टर को लेके। आरबीआई किन चीज़ों को लेकर गाइडलाइन देता होगा? इंटरेस्ट, सर्विस चार्ज, सैंक्शन, रिजेक्शन। जैसे हमने क्लास के दौरान डिस्कस किया कि बेटा हाउसिंग लोन एक प्रायोरिटी सेक्टर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर कैप्ड रहता है कि इससे ऊपर नहीं जा सकते। हाउसिंग लोन को लेकर बैंक आरबीआई गाइडलाइन देता है कि आप प्री पेनल्टी चार्जेस, प्री पेमेंट चार्जेस जो है वो नहीं ले सकते। प्री पेमेंट चार्जेस समझते हैं ना, कि आप लोन को उसके समय से पहले पे करना चाहते हैं। तो आ जाइए सिक्योरिटी वाइज, अच्छा सेक्टर वाइज बच्चों आपको लग रहा होगा कंप्लीट नहीं है, बस बेटा इतना ही पढ़ाया आईसीएआई ने प्रायोरिटी सेक्टर। ओके, सिक्योरिटी वाइज याद रखिए, प्राइमरी सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी क्या है? जिसके अगेंस्ट आपको एक्चुअली में लोन मिल रहा है, इसे प्रिंसिपल सिक्योरिटी भी बुलाया जाता है। इतना ही कंटेंट है आईसीआई की बुक में, जिसके अगेंस्ट आपको एक्चुअली में लोन मिल रहा है, अगेंस्ट विच फाइनेंस लोन क्रेडिट हैज बीन गिवन बाय द बैंक, एंड वी ऑल्सो कॉल इट प्राइमरी प्रिंसिपल सिक्योरिटी। कोलेटरल क्या है? एडिशनल सिक्योरिटी है, बोरोवर ने प्रोवाइड करी है ओवर एंड अबव प्राइमरी सिक्योरिटी। एडिशनल सिक्योरिटी बोरोवर प्रोवाइड करता है ओवर एंड अबव प्राइमरी सिक्योरिटी, एंड इसको हम लोग कब यूज करते हैं, इसको लेंडर कब यूज करता है? जब प्राइमरी सिक्योरिटी फेल हो जाती है या प्राइमरी सिक्योरिटी का अमाउंट जो है वो कम रह जाता है रिकवरी के टाइम पे। आइए देन इसके बाद बच्चों ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि कॉमन टाइप ऑफ सिक्योरिटी कौन सी होती है। ये लाइंस मैंने डाल दी हैं एक्सप्लेन करने के लिए, क्लास में सारे एग्जांपल्स हमने कर लिए थे। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं, और नाम भी हमने बड़े अच्छे से याद कर लिए थे। पर्सनल गारंटी, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ द गारंटर, थर्ड पार्टी गारंटी, फिर तो बेटा क्या था? गोल्ड था, कमॉन, फिर क्या था? आपके पास गोल्ड था, गुड्स थे, इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, प्लांटेशन थी। गोल्ड था, गुड्स थे, इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, प्लांटेशन थी। नीचे इंश्योरेंस पॉलिसी और शेयर्स एंड सिक्योरिटी, और जो याद नहीं करना था बच्चों वो था हमारा बैंक की जर्नल लीन। ओके, आ जाओ जी। देन इसके बाद मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी में बच्चों क्या क्या चीज़ें आती है हमारे पास, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें पहले तो है क्या क्या, मॉर्टगेज है, उसके बाद प्लेज है, उसके बाद बच्चों हाइपोथिकेशन है, देन असाइनमेंट है, देन सेट ऑफ है, देन लीन है। राइट, मॉर्टगेज है, कम ऑन मेरे साथ साथ, मॉर्टगेज है, प्लेज है, हाइपोथिकेशन है, असाइनमेंट है, सेट ऑफ है, और फिर हमारे पास लीन है। मॉर्टगेज बहुत सिंपल, रजिस्टर्ड मॉर्टगेज हो सकती है या इक्विटेबल मॉर्टगेज हो सकती है। रजिस्टर्ड मॉर्टगेज कैसे हम लोग इफेक्ट करते हैं? मॉर्टगेज डीड के थ्रू। कम ऑन, कैसे? मॉर्टगेज डीड के थ्रू, एंड वी रजिस्टर द प्रॉपर्टी एज टू मॉर्टगेजी एज अ सिक्योरिटी। वी रजिस्टर द प्रॉपर्टी टू द मॉर्टगेजी एज अ सिक्योरिटी। इक्विटेबल में क्या होता है? मॉर्टगेज टाइटल डीड डिपॉजिट करके ही बन जाती है, बाय एक्शन जो है हम लोग क्या कर देते हैं? मॉर्टगेज क्रिएट कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं? डिलीवरी करते हैं टाइटल डीड की, और ध्यान से डिलीवरी करते हैं टाइटल डीड की, और हमारा इंटेंट होता है कि भाई इसके ऊपर सिक्योरिटी क्रिएट करवा के लोन ले लें। फिर से बोलता हूं, मॉर्टगेज रजिस्टर हो सकती है या इक्विटेबल। रजिस्टर्ड में बेटा मॉर्टगेज डीड बनती है, और जो प्रॉपर्टी होती है वो असाइन हो जाती है, वो मॉर्टगेजी के नाम पे जो है वो मॉर्टगेजी के नाम पे जो है वो रजिस्टर हो जाती है। इक्विटेबल में क्या करते हैं हम लोग? सिर्फ टाइटल डीड डिपॉजिट करते हैं, सिर्फ टाइटल डीड या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल डिपॉजिट करते हैं विद द इंटेंट ऑफ क्रिएटिंग द सिक्योरिटी। प्लेज में बच्चों हम लोग क्या करते हैं? फिजिकल पोजेशन ऑफ द गुड लेंडर के पास चली जाती है, लीगल राइट्स हमारे पास ही रहते हैं, लीगल ओनरशिप बोरोवर के पास ही रहते हैं। फिजिकल पोजेशन जो है वो किसके पास चली जाती है? लेंडर के पास चली जाती है विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग चार्ज ऑन देम। एग्जाम्पल सारे करा दिए थे। इंपॉर्टेंट बात यही है कि फिजिकल पोजीशन लेंडर के पास चली जाती है, उसमें स्पेसिफिक चार्ज होता है, यानी जो गुड्स दिए हैं सिर्फ उन्हीं पे चार्ज है और किसी पे चार्ज नहीं है। आइए देन हाइपोथिकेशन की बात करते हैं बच्चों, बुक में चलते हैं पढ़ने के लिए। हाइपोथिकेशन कहाँ गए हमारा? ये रहा। हाइपोथिकेशन में हम लोग क्या करते हैं बच्चों? एक इक्विटेबल चार्ज क्रिएट कर देते हैं इन फेवर ऑफ द लेंडिंग बैंक बाय हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट 1, 2। अच्छा जी, किस पे होता है बच्चों ये? इन रिस्पेक्ट ऑफ द मूवेबल सिक्योरिटीज। हाँ जी, इन रिस्पेक्ट ऑफ द मूवेबल सिक्योरिटीज। इक्विटेबल चार्ज
एग्जीक्यूशन ऑफ हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवेबल सिक्योरिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो करेक्ट इनकरेक्ट में भी पूछा जा सकता है, ना ही ओनरशिप ट्रांसफर होती है ना ही पोजीशन ट्रांसफर होती है। फिर उसके बाद बच्चों ओनर जो है वो अपने पास गुड्स रखता है एज द एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द बैंक। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई साहब पीरियोडिकली स्टेटमेंट सबमिट करते रहने पड़ती है हमें किस पे, क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ द हाइपोथिकेटेड एसेट्स पे टू द लेंडिंग बैंकर ऑन द बेसिस ऑफ विच ड्राइंग पावर हमारी फिर क्या की जाती है, फिक्स की जाती है। दोबारा बोलता हूं, हाइपोथिकेशन एक इक्विटेबल चार्ज क्रिएट करता है हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट के थ्रू। ओके, ना ओनरशिप ट्रांसफर होती है ना ही आपकी फिजिकल पोजीशन ट्रांसफर होती है। ओके, फिर उसके बाद बच्चों याद रखना है कि बोरोवर जो है वो गुड्स को अपने पास रखता है एज द एजेंट, एज द ट्रस्टी ऑफ द बैंक। पीरियोडिकली हमें रिटर्न सबमिट करनी होती है, स्टेटमेंट सबमिट करनी होती है अपने हाइपोथिकेटेड एसेट्स की, जिसके बेसिस पे हमारी ड्राइंग पावर जो है वो कंप्यूट की जाती है। राइट, एग्जाम्पल्स क्लास में हो गए थे, ड्राइंग पावर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। असाइनमेंट की बात करता हूं बच्चों, असाइनमेंट में हम लोग क्या करते हैं, वी ट्रांसफर एन एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेट। हमें जो पैसा फ्यूचर में मिलने वाला है या अभी बिल्कुल मिलने वाला है, हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं टू अनदर पर्सन। सिर्फ क्या ट्रांसफर हो सकता है, सिर्फ एक्शनेबल क्लेम्स जो है, सिर्फ एक्शनेबल क्लेम्स जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं, असाइनमेंट में यूज हो सकते हैं। उसी के अगेंस्ट सिर्फ बैंक जो है आपको लोन देता है। सच एज बुक डेट और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आर एक्सेप्टेड बाय बैंक एज अ सिक्योरिटी बाय वे ऑफ असाइनमेंट। असाइनमेंट असाइनी को एब्सोल्यूट राइट दे देती है पैसा रिकवर करने का। सेट ऑफ में क्या है बच्चों, सेट ऑफ एक स्टैट्यूटरी राइट होता है किसका, लेंडर का या बोल लीजिए क्रेडिटर का, कि वो एडजस्ट कर सकता है डेटर के अकाउंट में जो डेबिट बैलेंस है उसको, हाँ जी, डेटर के अकाउंट में जो डेबिट बैलेंस है उसको क्रेडिट बैलेंस उसी डेटर का किसी और अकाउंट में अगर चल रहा है तो उससे सेट ऑफ कर सकता है, स्टैट्यूटरी राइट है। बैंक्स के केस में आप ऐसे बोलेंगे कि बैंक्स जो है एक ही व्यक्ति के दो अकाउंट को, लोन अकाउंट और डिपॉजिट अकाउंट को कंबाइन कर सकता है। बैंक्स जो है वो एक ही व्यक्ति के दो अकाउंट को, लोन अकाउंट और डिपॉजिट अकाउंट को कंबाइन कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट वो नाम, वो अकाउंट जो है सेम नेम पे चल रहे हों, वो अकाउंट जो है सेम नेम पे चल रहे हों और सेम राइट में चल रहे हों, सेम नेम पे और सेम राइट में जो है वो चल रहे हों। अच्छा जी, याद रखिए बच्चों, सेट ऑफ के पर्पस के लिए सारी ब्रांचेस को एक एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट बैंक नहीं, एक ही बैंक की डिफरेंट ब्रांचेस को एक बैंक की तरह, एक एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। और टाइम बार डेट पे भी सेट ऑफ के प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल हो सकते हैं, यानी टाइम बार डेट को भी बैंक जो है वो एडजस्ट कर सकता है आपके सेविंग अकाउंट के साथ। फिर बच्चों आखिरी चीज हमारे पास क्या थी, लीन। और लीन क्या है, लीन में लीगल चार्ज क्रिएट करते हैं विद द कंसेंट ऑफ द ओनर विच गिव्स लेंडर द लीगल राइट टू सीज, डिस्पोज और लिक्विडेट द एसेट अंडर लीन। लीन में एक लीगल चार्ज क्रिएट हो जाता है। लीन बच्चों आप ऐसे समझे कि अगर मेरे पास एफडीज पड़ी हैं एचडीएफसी बैंक की और मैं लोन लेना चाहता हूं तो मैं बैंक पे बोलूंगा आप मेरी एफडीज पे लीन क्रिएट कर लो, वो मेरी एफडी पे लीन क्रिएट करके मुझे लोन दे देंगे। एंड इन केस मैं लोन रीपे नहीं कर पाऊंगा तो वो लीन को एक्सरसाइज करेंगे और एफडीज को जब्त कर लेंगे, बेसिकली वो एफडी को जो है वो सीज कर लेंगे। डन, चलिए जी। इसके साथ साथ बच्चों क्वेश्चंस छोड़ के मत चले जाना। मैं आपको एक बार क्विक ओवरव्यू दे दूं रिवीजन वीडियो के अंदर भी। देखिए हमने सारे क्वेश्चंस करे थे। आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि प्लेज और सेट ऑफ एज अ मोड ऑफ क्रिएशन सिक्योरिटी कैसे यूज होता है समझा दो। एग्जैक्टली जो बुक में वर्डिंग लिखी है, जो पढ़ाया गया है, वही आपने समझा के आना है। ऐसे ही हाइपोथिकेशन और असाइनमेंट कैसे एज अ मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी यूज हो सकता है वो समझा दो। ऐसे ही बच्चों अगर बड़ा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे तो दो की जगह पे वो 3-4 चीजें आपसे इसमें से पूछ लेंगे। इसके अलावा हमने बच्चों आज जो क्लास में पढ़ा उसमें से और क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये देखिए कि भाई नेचर ऑफ सिक्योरिटी बताओ क्या क्या होती है और साथ में बता दो कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिक्योरिटी क्या होती है। तो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ द गारंटर, थर्ड पार्टी गारंटी, उसके बाद आपका गोल्ड है, गुड्स हैं, इमोल प्रॉपर्टी है, प्लांटेशन है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, इक्विटी शेयर्स हैं और साथ में आपके पास बैंकर की जनरल लीन है। राइट, देन और क्या था आज की क्लास से क्वेश्चन? आज की क्लास से बस इतने ही क्वेश्चंस थे बच्चों जो हमने करे और डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे। अगर आप करेक्ट इनकरेक्ट ट्रू फॉल्स की तरफ जाएंगे तो आपको वहां पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आज की क्लास से जो है वो मिल जाएंगे और आपको वो भी एक बार देख लेने चाहिए क्योंकि भाई साहब वो भी आपके एग्जाम में इसमें से बहुत सारे तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, कोलेटरल सिक्योरिटी रेफर्स टू द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोवर फॉर बैंक फाइनेंस और वन अगेंस्ट विच क्रेडिट हैज बीन एक्सटेंडेड। नो बेटा नो, कोलेटरल सिक्योरिटी की डेफिनेशन तो ये होती नहीं है। कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है, ये डेफिनेशन अगर आप देखें तो ये किसकी थी, प्राइमरी सिक्योरिटी की थी। कोलेटरल सिक्योरिटी तो ओवर एंड अबव प्राइमरी सिक्योरिटी दी जाती है एंड इट कैन बी यूज्ड बाय द बैंक व्हेन द प्राइमरी सिक्योरिटी फेल्स। याद आ रही है बातें, बोलिए। देखिए करेक्ट इनकरेक्ट के और फॉर्मेट, रजिस्टर्ड मॉर्टगेज इज इफेक्टेड बाय मियर डिलीवरी ऑफ टाइटल डीड्स। क्या ऐसा पढ़ा था हमने? नहीं, वो तो इक्विटेबल मॉर्टगेज थी जो सिर्फ और सिर्फ टाइटल डीड डिलीवर करके जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो ये भी इनकरेक्ट है। आंसर आप लोग लिख पाएंगे आसानी से, आई होप लिख लेंगे। आ जाइए, और कोई क्वेश्चन जो आज की क्लास से मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करता हूं।
लीजिए, बस इतना बहुत है। बाकी जब हम लोग सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे तो यहाँ पे उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। ये लो, एक क्वेश्चन ये आ ही गया। असाइनमेंट इज द क्रिएशन ऑफ एन इक्विटेबल चार्ज विच इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ द लेंडिंग बैंक बाय एग्जीक्यूशन ऑफ हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट। क्या बात कर रहे हो बेटा, असाइनमेंट ये थोड़ा ना होता है, ये तो आपने हाइपोथिकेशन की डेफिनेशन डाल दी। असाइनमेंट तो क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ राइट्स इन फ्यूचर और एग्जिस्टिंग डेट टू दी लेंडर, टू अनदर पर्सन। ये देखिए, असाइनमेंट मींस ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेट और राइट ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अ पर्सन इन फेवर ऑफ व्हाट, अनदर पर्सन। डन, बोलिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों आ सकते हैं। मैंने रिवीजन वीडियो में आपके क्वेश्चंस भी दिखा दिए ताकि आपको पता रहे कि आप जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। ऑल दी बेस्ट। लीजिए बच्चों, जल्दी से रिवाइज करते हैं। किसको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं आज बच्चों? प्रूडेंशियल नॉर्म्स को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि भाई एक एसेट एनपीए कब बनता है? व्हेन इट सीजेस टू जनरेट इनकम फ्रॉम दी बैंक। अच्छा जी, एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट, याद रखिएगा बच्चों, एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन टर्म्स ऑफ टर्म लोन कब माना जाएगा? जब इंटरेस्ट या उसकी इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल या दोनों ही ओवर ड्यू है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन, हाँ जी, फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन कितने डेज? जल्दी बोलिए, 90 डेज। याद रखिएगा, टर्म लोन के लिए ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, टर्म लोन के लिए ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, ये किसके लिए है? ओडी और सीसी कब हमारे एनपी बनते हैं? जब वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाते हैं। एक बिल, कम ऑन, एक बिल ओवर ड्यू अगर रह गया है फॉर मोर देन 90 डेज, एक बिल अगर ओवर ड्यू रह गया फॉर मोर देन 90 डेज, तो वो भी हमारा क्या बन जाता है? एनपीए। इन सिंपल वर्ड्स 3 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं बेटा? एक टर्म लोन का, एक सीसीओडी का, एक बिल्स का। टर्म लोन ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, सीसीओडी आउट ऑफ ऑर्डर अगर आपके लिए हो गए हैं, और बिल्स भी जो थे आपके डिस्काउंटेड, वो भी अगर आपके मोर देन 90 डेज के लिए ओवर ड्यू हो गए तो हम उन्हें एनपीए मान लेते हैं। अब आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरा ध्यान रखिएगा। आउट ऑफ ऑर्डर का सबसे पहला एग्जांपल ये है कि भाई आपका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो कॉन्टिन्यूसली ग्रेटर देन, हाँ जी, ग्रेटर देन व्हाट, कम ऑन टेल मी, सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर है फॉर 90 डेज। आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस यानी लोन का आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस है वो कॉन्टिन्यूसली क्या है? इन एक्सेस ऑफ सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर फॉर 90 डेज। अच्छा जी, इसके बाद बच्चों सेकंड केस क्या बनता है हमारा आउट ऑफ ऑर्डर का? जरा ध्यान से देखिएगा। सेकंड केस बनता है कि भाई कोई भी क्रेडिट नहीं है कॉन्टिन्यूसली फॉर 90 डेज एज ऑन दी बैलेंस शीट डेट। जो आपकी बैलेंस शीट डेट है उससे पीछे 90 डेज में जाइए और इन 90 डेज में कोई भी क्या नहीं दिख रहा है? जल्दी बोलिए, कोई भी क्रेडिट जो है वो नहीं दिख रहा है। इज दैट क्लियर? बोल दो हाँ के ना। अच्छा जी, तीसरा केस क्या हो सकता है? याद रखिएगा बच्चों, और लगा हुआ है बीच में, और तीसरा केस क्या हो सकता है कि भाई क्रेडिट्स तो हैं, ये आपकी बैलेंस शीट डेट है, ये 90 डेज है, इस दौरान क्रेडिट्स तो हैं मेरे साथ, हाँ जी, इस दौरान क्रेडिट्स तो हैं, लेकिन वो क्रेडिट्स एनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है टू कवर दी इंटरेस्ट डेबिटेड, इन सिंपल वर्ड्स, क्रेडिट इज लेस देन इंटरेस्ट डेबिटेड। हाँ जी, क्रेडिट इज लेस देन इंटरेस्ट डेबिटेड। ओवर ड्यू वर्ड का बच्चों हम कब इस्तेमाल करते हैं? ओवर ड्यू का मतलब हम तब इस्तेमाल करते हैं जब अमाउंट ड्यू था और वो पे नहीं हुआ है ऑन द ड्यू डेट फिक्स्ड बाय द बैंक। इज दैट क्लियर? बोलिए, एक अमाउंट ड्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? ओवर ड्यू कब क्लासिफाई कर देंगे? जब अमाउंट ड्यू था, फिक्स डेट आ गई थी उसकी, लेकिन आपने पे नहीं किया। अब जरा प्रोविजनिंग की बात कर लेते हैं बच्चों। सब स्टैंडर्ड एसेट की अगर मैं बात करूं, सब स्टैंडर्ड पे 15% ऑफ द वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगा? प्रोविजन बन जाएगा। अच्छा जी, सब स्टैंडर्ड होता कौन सा है? जो एनपीए रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, राइट, जो 12 महीने के लिए एनपीए रहा है। डाउटफुल एसेट वुड बी वन विच हैज रिमेन्ड इन सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर अ पीरियड ऑफ, हाँ जी, फॉर अ पीरियड ऑफ व्हाट? 12 मंथ्स। लीजिए, तो 12 महीने के बाद बच्चों क्या बन जाता है? हमारा डाउटफुल एसेट जो है बन जाता है, क्योंकि 12 महीने वो सब स्टैंडर्ड में रह लिया, 12 महीने के बाद अब वो क्या बन जाएगा? डाउटफुल एसेट हमारा बन जाएगा। डाउटफुल बच्चों 3 कैटेगरी है, अप टू 1 ईयर, डाउटफुल अप टू 1 ईयर, राइट। तो वो उससे कितना प्रोविजन बनाएंगे? 25 सिक्योर्ड पे, 100% अनसिक्योर्ड पे। मैं हट जाता हूं। और अगर 1 to 3 ईयर के बीच में रहा है तो 40 सिक्योर्ड पे, 100% अनसिक्योर्ड पे। डाउटफुल फॉर मोर देन 3 ईयर्स रहा है तो बेटा 100 यानी कि पूरा का पूरा एसेट जो आपको राइट ऑफ करना पड़ जाएगा, यानी सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, यहाँ पे तो 100% प्रोविजन ही बनेगा। लॉस एसेट पे बच्चों कितना प्रोविजन बनेगा? कम ऑन, अगेन 100% जो है वो प्रोविजन बन जाएगा। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। Loss asset would be one where loss has been identified by the bank or internal or external auditor or RBI inspection but the amount has not been written off wholly। मतलब क्या हुआ कि भाई साहब लॉस एसेट किसने आइडेंटिफाई किया? या तो बैंक ने, या इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर ने, या फिर आरबीआई ने इंस्पेक्शन के दौरान बता दिया था कि भैया ये लॉस एसेट है, इस पर 100% प्रोविजनिंग कर दो। आपने करी नहीं थी तो अब उस पर आप प्लीज उसे लॉस एसेट डिक्लेयर करके उस पर 100% प्रोविजनिंग कर दीजिए। नाउ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बच्चों किसके बेस पे होता है? रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी के बेसिस पे। बोरोवर की, गारंटर की कोई भी चीज जो है वो मैटर, हाँ जी, बोरोवर की, गारंटर की कोई भी चीज जो है मैटर नहीं करती है, याद रखेंगे। बोलिए हाँ के ना।
कम ऑन, सिक्योरिटी भी, अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी भी जो है वो मैटर नहीं करती है, याद रखेंगे, कम ऑन जल्दी बोल दो। अब आप बोलोगे सर वो एनएससी वाला केस क्या था, फिर वहां पे तो आप बोले थे एडिक्वेट मार्जिन, वो स्पेसिफिक केस है भाई, जनरल वर्सेस स्पेसिफिक समझो, वो स्पेसिफिकली एनएससी वगैरह के केस में बोल रखा है कि वहां पे जो है हम लोग एनपीए जो है उसको कम ऑन टेल मी नहीं मानेंगे अगर एडिक्वेट मार्जिन अवेलेबल है। 1 लाख का लोन, 1.25 लाख की एफडी, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आ जाइए बच्चों, अब चलते हैं आगे और देखने की कोशिश करते हैं बोरोअर वाइज एंड नॉट फैसिलिटी वाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल बच्चों, मिस्टर ए ने 2 लोन ले रखे थे, गाड़ी का लोन, हाउसिंग का लोन। गाड़ी का लोन जो है ये सर्विस नहीं कर रहे हैं और हाउसिंग लोन रेगुलरली सर्विस कर रहे हैं, क्या दोनों लोन एनपीए मान ली जाएंगे? आंसर इज यस। अगर बच्चों गाड़ी का लोन एनपीए बना तो दोनों के दोनों लोन या और जितने लोन चल रहे होंगे सबको हम लोग क्या मान लेंगे? एनपीए मान लेंगे। अकाउंट रेगुलराइज नियर द बैलेंस शीट डेट, तो यहां पे आपको क्या बोला जा रहा है? हैंडल विद केयर करिए, हैंडल विद केयर करिए। और साथ में अगर आपको इनहेरेंट वीकनेस लग रही है, आपको ऐसे फैक्टर्स दिख रहे हैं कि भाई साहब ये वापस पे नहीं कर पाएगा, तो अकाउंट को हम लोग एनपीए मानते हुए चलेंगे। गवर्नमेंट ग्रांटेड एडवांसेस, इसके लिए बच्चों हमने क्या बना लिया था? इसके लिए हमने एक प्यारा सा चार्ट बना लिया था। कहाँ गया वो चार्ट हमारा? कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? अरे इतना बढ़िया चार्ट बनाया था हमने, वो ये रहा बच्चों। तो गवर्नमेंट ग्रांटेड एडवांसेस में हम लोग क्या देखेंगे? अगर सीजी ने गारंटी दे रखी है, इन्वोक रेपुडिएट हो गई, तो भाई साहब एनपीए मान लेंगे, इनकम रिकग्निशन के लिए भी, एसेट क्लासिफिकेशन के लिए भी। सीजी ने गारंटी दे रखी है और इन्वोक नहीं हुई है, रेपुडिएट नहीं हुई है, तो याद रखिए इनकम रिकग्निशन के लिए, कम ऑन, इनकम रिकग्निशन के लिए एनपीए मान लेंगे, लेकिन एसेट क्लासिफिकेशन के लिए वो क्या रहेगा? स्टैंडर्ड एसेट ही रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग कुछ मानते ही नहीं है बच्चों, जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, यानी अगर ओवरड्यू हो गया फॉर मोर देन 90 डेज टर्म लोन था तो उसे एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ कहना, बोलिए, आ जाओ। अच्छा जी, देन इसके बाद बच्चों हम चलते हैं आगे और देखने की कोशिश करते हैं और क्या था हमारे पास। आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से। ये हो गया हमारा गवर्नमेंट गारंटेड एडवांसेस। अब हम बात करते हैं बच्चों एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम की। ये एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम कैसे काम करता है? वेरी सिंपल, याद रखिए, इसके तो हमने बहुत ही प्यारे प्यारे नोट्स बनाए बच्चों। एडवांसेस टू अ बोरोवर बाय 2 और मोर बैंक ज्वाइंटली, राइट। बेनिफिट क्या है? कंसोलिडेटेड अप्रेजल बेनिफिट, रिस्क रिड्यूस, एक्सपोजर लिमिट। एक्सपोजर का मतलब भी भाई रिस्क ही होता है, एक्सपोजर का मतलब भी आपका रिस्क ही होता है, राइट। एंड इंफॉर्मेशन आपस में क्या हो पाएगी? एक्सचेंज हो पाएगी। लीड बैंक कौन सा बैंक होता है? जिसका सबसे ज्यादा, कम ऑन, जिसका सबसे ज्यादा शेयर होता है। एसेट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी बाय इंडिविजुअल मेंबर बैंक, जिसको पैसे मिल रहे हैं वो वैसे क्लासीफाई करे, जिसको नहीं मिल रहे हैं वो वैसे क्लासीफाई करे। बोरोवर ने अमाउंट दे दिया किसको? लीड बैंक को। लीड बैंक पे नहीं कर रहा है मेंबर बैंक को, तो बेटा मेंबर क्या ट्रीट करेगा? मेंबर विल treat the amount as not serviced, not recovered and classify accordingly. Is that clear? आ जाओ जी। पार्टिसिपेटिंग बैंक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकवरी ऑफ देयर शेयर फ्रॉम दी, हाँ जी, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकवरी ऑफ दी शेयर फ्रॉम दी व्हाट? लीड बैंक। अच्छा जी, देन ड्राइंग पावर बच्चों, ड्राइंग पावर की बात करते हैं हम लोग। ड्राइंग पावर लीड बैंक जो है वो डिसाइड करता है, लीड बैंक जो है वो भाई साहब कंप्यूट करता है ड्राइंग पावर और एलोकेट कर देता है बिटवीन मेंबर। क्या लीड बैंक इसे चेंज भी कर सकता है? आंसर इज यस, लीड बैंक जो है इसको चेंज भी कर सकता है। बोल दो, आ जाओ जी। देन इसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आया था? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आया था कि भाई जहां पे इरोजन हो गई है सिक्योरिटी में या फिर फ्रॉड कर दिया है, हमने इसके भी थोड़े से हैंड रिटन नोट्स बना लिए थे। आइए जरा दिखाता हूं आप लोगों को मैं यहाँ पे क्या हुआ। रियलाइजेबल वैल्यू इज लेस देन 50%, रियलाइजेबल वैल्यू इज लेस देन 50% ऑफ द लास्ट असेस्ड वैल्यू, जो लास्ट इंस्पेक्शन में हुई थी, तो आप इसे डायरेक्टली डाउटफुल में ले जाइए, अब आप इसे सब स्टैंडर्ड में नहीं ले जाएंगे। अच्छा, रियलाइजेबल वैल्यू इज लेस देन 10%, रियलाइजेबल वैल्यू इज लेस देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग इन दी बोरोड अकाउंट, बोरोवल अकाउंट, तो बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, आपका जितना लोन रह गया उसके सिर्फ 10% से भी कम की आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू रह गई है, लॉस एसेट बना देंगे, सीधा फुली राइट ऑफ कर देंगे, 100% प्रोविजन बना देंगे। डन, बोलिए, आ जाओ जी। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारे पास कौन सा आया? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आया एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, एनएससी, केवीपी, आईवीपी एटसेट्रा। आपका टर्म डिपॉजिट हो गया, फिक्स डिपॉजिट, इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकती है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो सकता है, किसान विकास पत्र हो सकता है, इंदिरा विकास पत्र हो सकता है। इनके अगेंस्ट जो लोन है उनको एनपीए नहीं मानेंगे जब तक हमारे पास एडिक्वेट मार्जिन जो है वो अवेलेबल है। एग्रीकल्चर एडवांसेस अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलेमिटीज, अगर कोई एग्रीकल्चर एडवांस दिया था और भाई साहब नेचुरल कैलेमिटी की वजह से जो है उस पर कुछ इंपेयरमेंट हुई है, उन एडवांसेस पे इंपैक्ट आया है, तो सबसे पहली बात बैंक को जो है फ्रीडम दी गई है कि आप अपना रिलीफ मेजर डिसाइड कीजिए क्या करना चाहते हैं। क्या इनके शॉर्ट टर्म लोन को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं? क्या इनको और शॉर्ट टर्म लोन आप देना चाहते हैं? जो करना है करिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और फिर एनपीए क्लासिफिकेशन आप गवर्न करेंगे बाय दी सच रीस्केड्यूल्ड टर्म, राइट। आरबीआई ने इसके लिए डिटेल गाइडलाइंस दे रखी हैं, वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हमें इतना पढ़ना है कि भाई पहले बैंक अपने मेजर्स दे देगा और मेजर्स के बाद जो रीशेड्यूल्ड टर्म्स बने हैं उसके हिसाब से हम लोग क्या करने वाले हैं, एनपीए क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। एडवांसेस टू स्टाफ, याद रखिए, एज अ बैंकर हो सकता है, एज अ एम्प्लॉयर हो सकता है। एज अ बैंकर करेंगे तो एडवांस पोर्टफोलियो में जाएगा, एज अ एम्प्लॉयर करेंगे तो वो कहां पे जाने वाला है, आपका
अदर एसेट्स में जाने वाला है, अदर एसेट्स का जो शेड्यूल बनेगा अदर्स के नाम से, उसके अंदर वो दिखाई देने वाला है। अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, हाउसिंग लोन वगैरह पे मैंने आपको सिखाया था कि भाई साहब स्टाफ के पास जो है वो फैसिलिटी होती है कि वो जो है अपना लोन जो है पहले प्रिंसिपल पे कर सकता है और बाद में इंटरेस्ट पे करने का ऑप्शन भी एक्सरसाइज कर सकता है। तो अगर वो ऐसा करता है कि प्रिंसिपल पहले पे कर रहा है और इंटरेस्ट बाद में पे कर रहा है, तो मुझे बताइए ये जो इंटरेस्ट वो अभी नहीं पे कर रहा है, क्या इसकी वजह से आप उसे एनपीए बना देंगे? आंसर इज नो। उसकी वजह से हम उसे एनपीए नहीं बनाएंगे। ऐसे लोन और एडवांसेस को हम लोग एनपीए तभी क्लासिफाई करेंगे ओनली व्हेन देयर इज डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स, यानी ड्यू डेट्स पे नहीं होगा तो बेटा हम लोग उसे क्या बनाएंगे? एनपीए बनाएंगे, अदरवाइज हम उसे एनपीए नहीं बनाएंगे। एग्रीकल्चर एडवांसेस बच्चों दो तरह के हो सकते हैं, एक लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप कौन सा होता है बेटा? जहां पे क्रॉप सीजन जो है वो लॉन्गर देन क्या है? 1 ईयर है। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप कौन सा होता है? जो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप नहीं होता है। कम ऑन बोलिए हाँ के ना। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप कौन सा होता है? जहां पे आपका क्रॉप सीजन ग्रेटर देन क्या है? जल्दी बोल दीजिए। ग्रेटर देन आपका 1 ईयर है, ग्रेटर देन 1 ईयर है। और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप क्या होता है? जो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप नहीं है। यहां तक साथ में है? अच्छा, अब इनके एडवांसेस को एनपीए कैसे मानते हैं? बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। इधर देखिए, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप को हम एनपीए तब मानेंगे अगर इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है वो रहता है ओवर ड्यू, कमान वो रहता है ओवर ड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजन, वो रहता है ओवर ड्यू फॉर, कमान टेल मी, फॉर 2 क्रॉप सीजन। इज दैट क्लियर? बोलिए। एंड हम लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के केस में एनपीए कब मानेंगे? अगर इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है वो रहती है ओवर ड्यू फॉर 1 क्रॉप सीजन। कम ऑन, वो रहती है ओवर ड्यू फॉर 1 क्रॉप सीजन। डन? बोलिए। लीजिए बच्चों, ये हमारे एडवांसेस से रिलेटेड मिसलेनियस टॉपिक्स जो है हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। चलिए जी, बैंक ऑडिट में चलते हैं बच्चों हम लोग आगे, और आज हम लोग रिवाइज कर रहे हैं क्या? कम ऑन टेल मी, जल्दी बता दो। ऑडिट ऑफ एडवांसेस, ऑडिट ऑफ एडवांसेस जो है कैसे करेंगे? हमें एविडेंस ऑब्टेन करना है इन चीजों के लिए। और बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे बच्चों, क्या आप लोग मुझे चैट में बता सकते हैं सारे पॉइंट्स आंखें बंद करके? चलो उस ऑडिटर के घर जो एडवांसेस का ऑडिट करता है, घर के बाहर थे 4 गमले, 4 गमले मतलब 4 जड़े बच्चों, ERCV, एग्जिस्टेंस। उसके बाद क्या आता है? कम ऑन टेल मी, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। फिर क्या आता है? कंप्लीटनेस, कोई भी एडवांस अनरिकॉर्डेड नहीं होना चाहिए। और फिर क्या आता है बच्चों? कम ऑन टेल मी, वैल्यूएशन। राइट, वैल्यूएशन प्रॉपर होनी चाहिए। वैल्यूएशन करते समय आपको सारे वैल्यूएशन के जो प्रिंसिपल्स हैं एज पर दी गाइडलाइंस वो कंसिडर कर लेने चाहिए। रिकवरेबिलिटी भी कंसिडर करनी चाहिए। अंदर चलो, गेट खुल गया, राइट साइड देखो, राइट साइड में क्या पड़ी थी? डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स बच्चों, डॉक्यूमेंट्स याद है आपको? हाँ के ना? फिर डॉक्यूमेंट्स के साथ में क्या था? माइक, माइक प्रोविजन, हेलो हेलो हेलो, माइक माइक माइक, हेलो हेलो। माइक के साथ बच्चों क्या था? डॉगी 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 बोले तो क्या? इंटरनल कंट्रोल। और उसके साथ बच्चों क्या था? वो नीले रंग की बीन बैग जैसी चेयर पड़ी हुई थी जहां पे बैठ के हम लोग क्या लगाते थे? एनालिटिकल प्रोसीजर। और फिर नजर पड़ी हमारी ऊपर, स्पॉटलाइट, डिस्क्लोज्ड, क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड, डिस्क्लोज्ड, क्लासिफाइड, डिस्क्राइब। पहले बताओ सारे पॉइंट्स याद आ गए? सारे पॉइंट्स याद आ गए? क्या रिवीजन वीडियो में भी शेयर करा दूं एक बार? जल्दी से जल्दी बोलो, करना चाहते हो शेयर? करना चाहते हो? चलो बेटा चलो आओ, रिवीजन वीडियो में भी आप लोगों को शेयर करा के आता हूं। और जो लोग कॉपी करते रहते हैं भाई, अब ये भी कर लेना, कोई बात नहीं यार, सारे बच्चों का भला होना चाहिए, बच्चों का भला होना चाहिए। अब तुम मेरी कॉपी करो, किसी की कॉपी करो, कुछ भी करो, बस बच्चों को बता दिया करो कि कहाँ से सीखा है तुमने। ये था बच्चों वो घर। अगर मैं आपको दिखाऊं बाहर से दिखाऊं तो ये 4 पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। बोलो हाँ के ना, जल्दी बोलो हाँ के ना। ये क्या है बच्चों? ERCV, एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन। फिर हम लोग चले थे घर के अंदर, घर के अंदर, घर के अंदर, चलते जाओ चलते जाओ, अरे जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो। ये रहा गेट, ये रहा गेट, ये रहा गेट, ये रहा गेट, घुस गए भाई। अरे घर चले गए हम लोग बच्चों घर के अंदर। और घर के अंदर गए और थोड़ा सा आगे चलते हैं और फिर घूम के देखते हैं वो दीवार। कहाँ गई वो दीवार? ये रही बच्चों दीवार जिसकी हम बात कर रहे थे। क्या क्या पढ़ा है जल्दी मेरे साथ, क्या क्या पढ़ा है जल्दी बता दो बेटा। डॉक्यूमेंट्स, माइक, डॉग एंड बीन बैग। डॉक्यूमेंट्स क्या थे? डॉक्यूमेंट्स हमारे डॉक्यूमेंट्स के नाम से। माइक से क्या था? प्रोविजन। डॉग क्या था? इंटरनल कंट्रोल। बीन बैग क्या था? कम ऑन, एप्रोप्रिएट एनालिटिकल प्रोसीजर। ऊपर देखो, ऊपर की तरफ देखो, ऊपर की तरफ देखो, ऊपर की तरफ देखो, क्या है बच्चों? स्पॉटलाइट, डिस्क्लोज्ड, डिस्क्लोज्ड, डिस्क्राइब्ड एंड क्लासिफाइड। क्या ये सारे पॉइंट्स याद हैं आप लोगों को? अच्छा एक बार कहीं भाई यूट्यूब पे जाके हंगामा तो मचाओगे कि रटवा दिया? अच्छे से समझाया था पहले क्लास में, जल्दी बोलो। एक एक पॉइंट समझा रखा है? हाँ सर समझा रखा है, उसके बाद रटवाया ताकि आप लोग एग्जाम में कामयाब हो पाएं। चलते हैं बच्चों और देखने की कोशिश करते हैं। इधर देखिएगा,
एवरीवन 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 प्लीज 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 फोकस करिए जरा। तो ये देखिए ERCV यहाँ पे हो गया। उसके बाद था डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स कैसे होने चाहिए? अमाउंट ड्यू मस्ट बी सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट, प्रोविजन एज पर RBI नॉर्म, डिस्क्लोज क्लासिफाइड डिस्क्राइब, स्पॉटलाइट डिस्क्लोज क्लासिफाइड डिस्क्राइब। इसमें बच्चों हमने क्या देखा? इसमें हमने देखा एडवांसेस जो है वो कैसे होने चाहिए। कम ऑन टेल मी, जल्दी बोल दीजिए। डिस्क्लोज क्लासिफाइड डिस्क्राइब्ड एज पर अकाउंटिंग पॉलिसीज। आईसी बच्चों याद है, डॉग आईसी कैसा होना चाहिए? सैंक्शनिंग को लेके प्रॉपर आईसी डिजाइन होना चाहिए और थ्रू आउट द ईयर काम कर रहा होना चाहिए। एंड वी विल कैरी दी एप्रोप्रिएट एनालिटिकल प्रोसीजर। क्या बोलती पब्लिक? डन। आ जाइए। देन ये पॉइंट तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। एडवांसेस के बारे में और क्या पॉइंट्स हैं? सारे लार्ज एडवांसेस का ऑडिट करेंगे, बाकियों की सैम्पलिंग करेंगे, प्रॉब्लम अकाउंट को डिटेल में देखेंगे। बट इफ द अमाउंट इज इनसिग्निफिकेंट इग्नोर कर देंगे, याद है? बट इफ द अमाउंट इज इनसिग्निफिकेंट इग्नोर कर देंगे। अच्छा, एडवांसेस जो ड्यूरिंग द ईयर सैंक्शन हुए हैं या जिनके ऊपर एडवर्स कमेंट दिया है आरबीआई की इंस्पेक्शन रिपोर्ट में, कॉन्करेंट ऑडिट की रिपोर्ट में, उनको हम लोग ऑडिट रिव्यू में जरूर इंक्लूड करेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट जरा साथ दीजिएगा। इवैल्यूएशन ऑफ आईसी, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। हाउ एज ऑडिटर यू विल इवैल्यूएट द आईसी ऑफ अ बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांसेस? हाउ एज ऑडिटर यू विल इवैल्यूएट द इंटरनल कंट्रोल ऑफ अ बैंक विद रिस्पेक्ट टू एडवांसेस? सबसे पहले तो काइकू बेटा, डिटरमाइन NET, चलो ले चलूं तुम्हें ऑडिटर के घर में, चलना है। ये सारे पॉइंट्स याद है हमको? यस सर, सारे पॉइंट्स याद है। जरा ले चलो घर के अंदर। लो बेटा लो, चल रहे हैं जरा घर के अंदर। आओ अब हम लोग क्या करेंगे? पलटी मारेंगे बच्चों, पलटी मारेंगे। पलटी पीछे हो जाओ। हाँ जी, सबसे पहला पॉइंट क्या था बच्चों, जल्दी बताओ? क्रेडिट वर्दीनेस। एक पॉइंट याद आना चाहिए, एक पॉइंट बच्चों चैट में चलना चाहिए। पहला पॉइंट क्या था? क्रेडिट वर्दीनेस। इसको देख रहे हो? इसको यहाँ पे खड़ा हो गया मैं, यहाँ पे खड़ा हो गया मैं। ये क्या है बच्चों? ये क्या है? जल्दी बताओ, ये क्या है? आपके पास डॉक्यूमेंट्स, टीवी पे क्या लिखे हुए थे? टर्म्स ऑफ सैंक्शन। टीवी और फायरप्लेस के बीच में क्या था? एप्रोप्रिएट मार्जिन। और बच्चों जिन सिक्योरिटी की ओनरशिप हमारे पास थी वो सिक्योरिटीज कहां पे रखी हुई हैं? ये सिक्योरिटीज दिख रही हैं आपको बुक शेल्फ में। और उसके बाद कुछ सिक्योरिटी ऐसी थी, ये याद है बच्चों? साइकिल वाला अपराइट बाइक याद है? ये अपराइट बाइक क्या था? ऐसी बच्चों सिक्योरिटी जिसकी रजिस्ट्रेशन करवाना था, जिसका क्या करवाना था? रजिस्ट्रेशन। एक बार याद है इस ऑडिटर ने उधार लिया था, क्या गिरवी रख के उधार लिया था बच्चों? ये डाइनिंग टेबल रख के जो है उधार लिया था। बोल दो राइट। तो गुड्स जो जिनकी पोजीशन किसके पास है? बैंक के पास है। अच्छा याद करो बच्चों, डाइनिंग टेबल के नीचे क्या पड़ा है? ये क्या पड़ा है बता सकते हो मुझे? ये डाइनिंग टेबल के नीचे क्या पड़ा है मुझे बताओ? यस, ड्राइंग पावर रजिस्टर पड़ा हुआ है। आय है, मजा ही आ गया, एकदम माहौल बना रखा तुमने। ड्राइंग पावर रजिस्टर बना हुआ है। आगे चलो। घड़ी लिमिट। वेरी गुड, घड़ी बता रही है लिमिट। ये बच्चों बार स्टूल दिख रहे हो तुम? बार स्टूल कैसे हैं? कम ऑन, इर्रेगुलर हैं। मम्मी किचन में खड़े होके क्या करती रहती हैं? रिव्यू करती रहती हैं। क्या सारे पॉइंट्स याद हैं आप लोगों को? आंसर इज यस, सारे पॉइंट्स याद है बच्चों। तो इसी बात पे चलते हैं अपन वापस और देखते हैं कितने पॉइंट्स हम लोग बोल पाए थे। सबसे पहले बच्चों याद है सोफा, क्रेडिट वर्दीनेस। फिर उसके बाद बच्चों क्या था? बुक शेल्फ खाली पड़ी थी डॉक्यूमेंट्स के लिए। फिर उसके बाद टीवी पे क्या थे? टर्म्स ऑफ सैंक्शन। फिर याद रखिए टीवी और फायरप्लेस के बीच में क्या था? कम ऑन एवरीवन, मार्जिन, सफिशिएंट मार्जिन। फिर बच्चों अगली वाली बुक शेल्फ में क्या रखी हुई थी? सिक्योरिटीज जिनकी ओनरशिप हमारे पास है। अपराइट बाइक क्या थी? ऐसी सिक्योरिटी जिसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों गुड्स इन दी पोजीशन ऑफ द बैंक, डाइनिंग टेबल बैंक उठा के ले गया था, याद है? डाइनिंग टेबल के नीचे क्या पड़ा हुआ था? ड्राइंग पावर रजिस्टर, घड़ी, लिमिट, बार स्टूल, इरेगुलर, मम्मी, रिव्यू। भारत माता की जय, सबकी माता की जय। आ जाओ बच्चों, आ जाओ प्लीज। अब पहले मुझे बताओ, क्या ये कॉन्सेप्ट हमने समझ भी लिए थे? फॉर एग्जांपल क्रेडिट वर्दीनेस, तो हम क्या बोलेंगे? इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए जो भाई सैंक्शनिंग करने से पहले क्या करे? क्रेडिट वर्दीनेस चेक करे। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, बोल दो हाँ के ना। फिर क्या था? बुक शेल्फ में क्या थे? डॉक्यूमेंट्स, याद है ना? तो भाई आपका आईसी ऐसा होना चाहिए कि जो भी आप लोग एडवांसेस दें वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंट से सपोर्टेड होने चाहिए। कम ऑन। फिर क्या था बच्चों? टर्म्स ऑफ सैंक्शन कंप्लाइंस में है या नहीं, ये चेक करे आईसी आपका, यानी कि जिस पर्पस के लिए लोन लिया है उसी पर्पस के लिए यूज हो। फिर उसके बाद क्या था बेटा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आईसी ऐसा हो कि इंश्योर करे कि भाई सब सिक्योरिटी के बीच में और लोन के बीच में एडिक्वेट क्या है? मार्जिन है। कम ऑन, याद आ रही है सारी बातें? सिक्योरिटी ओनरशिप, अगर कोई ऐसी सिक्योरिटी जिसका ओनरशिप बैंक के नाम पे होनी चाहिए थी तो भाई ये इंश्योर करें कि बैंक के नाम पे है। कोई ऐसी सिक्योरिटी जिसका रजिस्ट्रेशन बैंक के नाम पे होना है तो इंश्योर करें कि भाई सिक्योरिटी बैंक के नाम पे रजिस्टर है। बैंक के पास बच्चों जो गुड्स लेके आया था हम उसके पैकेट का कॉन्टेंट चेक कर लें और रेगुलरली गोडाउन पे विजिट करवा के गुड्स को चेक करवाते रहें। देन ड्राइंग पावर रजिस्टर, अब तो बच्चों आप लोग पढ़ सकते हो, ये मैंने बोला ड्राइंग पावर के बाद पढ़ेंगे। ड्राइंग पावर रजिस्टर मस्ट बी अपडेटेड मंथली टू रिकॉर्ड हाइपोथेकेटेड सिक्योरिटीज
वैल्यू विद ऑफिसर्स चेक। तो मंथली अपडेट करेंगे ताकि हम लोग क्या करते रहें, हाइपोथेकेटेड सिक्योरिटी की वैल्यू को ऑफिसर चेक के साथ जो है वो अपडेट करते रहें। लिमिट बच्चों इंश्योर करना है कि भाई साहब आपका अकाउंट जो है ड्राइंग पावर और सैंक्शन लिमिट में रहे। इरेगुलर अकाउंट की अगर बात करूं तो आपने देखना है कि कोई भी अगर अकाउंट इरेगुलर है तो हमें कंट्रोलिंग अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है। और रिव्यू की अगर बात करूं तो हर एडवांस को ईयरली आईसी आपका एक बार रिव्यू कर ले, जो बड़े अकाउंट है उनको एक से ज्यादा बार रिव्यू कर ले। समझा भी दिया रिवीजन वीडियो में, और के बच्चे की जान लोगे, आ जाओ मेरे साथ। फिर आता है बच्चों मेरे पास ड्राइंग पावर। ड्राइंग पावर इज अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर कैश क्रेडिट। ड्राइंग पावर बच्चों क्या है, वो लिमिट जहां तक आप लोग पैसा विड्रॉ कर सकते हो आउट ऑफ योर वर्किंग कैपिटल सैंक्शन लिमिट। फिर से ड्राइंग पावर क्या है, वो अमाउंट जो आप विड्रॉ कर सकते हो आउट ऑफ योर वर्किंग कैपिटल सैंक्शन लिमिट। क्या ड्राइंग पावर और सैंक्शन लिमिट अलग अलग होते हैं, सेम होते हैं? अलग अलग होते हैं। कम ऑन, क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। सैंक्शन लिमिट होता है टोटल एक्सपोजर जो एक बैंक ले सकता है एक पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए फॉर डिफरेंट फैसिलिटीज। टोटल एक्सपोजर जो एक बैंक ले सकता है एक पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए फॉर डिफरेंट फैसिलिटीज लाइक कैश क्रेडिट, ओडी, एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट एंड नॉन फंडेड एक्सपोजर्स को मिला के, जिसमें आपकी बैंक गारंटी, एलसी वगैरह आ जाते हैं। डन। और डीपी क्या है? वैल्यू ऑफ प्राइमरी सिक्योरिटी लेस मार्जिन ऑन अ पर्टिकुलर डेट। वैल्यू ऑफ प्राइमरी सिक्योरिटी लेस मार्जिन ऑन अ पर्टिकुलर डेट, याद रखेंगे, बोलिए, आ जाओ जी। देन रेलेवेंस क्या है? अकाउंट्स हमेशा आपके ड्राइंग पावर और सैंक्शन लिमिट्स के अंदर रहने चाहिए। ड्राइंग पावर कभी भी सैंक्शन लिमिट से ऊपर नहीं जा सकती। अगर सैंक्शन लिमिट से ऊपर है तो बेटा ड्राइंग पावर सैंक्शन लिमिट पे आपको लेके आनी पड़ेगी। अच्छा जी। अकाउंट्स एक्सीडिंग लिमिट बेस्ड ऑन अनअप्रूव्ड सिक्योरिटी मस्ट बी रिपोर्टेड टू मैनेजमेंट और एचओ। काम का पॉइंट नहीं था, हमने पहले ही कवर कर लिया था आईसी में। कैलकुलेशन, आपको बच्चों कैलकुलेशन कैसे करनी है? बेस्ड ऑन द लेटेस्ट स्टॉक स्टेटमेंट। लेकिन बड़े अकाउंट होल्डर्स के केस में आप क्या कर सकते हैं? नॉट ओल्डर देन 3 months टू अवॉइड इरेगुलरिटीज। आ जाओ जी। ऑडिटर का कंसर्न, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ऑडिटर का कंसर्न किससे है? स्टॉक स्टेटमेंट, रेगुलर रिटर्न्स को वो चेक करेगा। फिर जब उसकी एनुअल स्टेटमेंट और एनुअल ऑडिटेड स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, उनको चेक करेगा, उनको कंपेयर करेगा। दोनों के बीच में बच्चों अगर कोई डेविएशन है तो उसके रीजंस को समझने की कोशिश करेगा। स्टॉक स्टेटमेंट, क्वार्टरली रिटर्न और अदर बोरोवर स्टेटमेंट, ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट और अदर ऑडिट डॉक्यूमेंट कंपेयर करेंगे फाइनली, और रीजन फॉर डेविएशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। हाँ जी। कंप्यूटेशन, डीपी कैलकुलेशन बच्चों याद रखिएगा किसके बेसिस पे कंप्यूट करनी है? विद द बैंक्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गाइडलाइन एंड एग्रीड अपॉन बाय कंसर्न ऑडिटर। डीपी कैलकुलेशन मस्ट बी इन अलाइनमेंट विद द बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनकी गाइडलाइन, और मस्ट बी एग्रीड विद द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, स्पेशल कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू दी सन्ड्री क्रेडिटर्स। स्पेशल कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू दी सन्ड्री क्रेडिटर्स। अच्छा जी। देन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टॉक ऑडिट किसके लिए मैंडेटरी है? मैंडेटरी फॉर अकाउंट्स विद फंड एक्सपोजर ओवर ₹5 करोड़। ऑडिटर बाकियों के लिए भी सजेस्ट कर सकता है क्या? हाँ। कंसोर्टियम लैंडिंग में हम लोग क्या करेंगे? लीड बैंक से ले लेंगे भाई साहब स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट। और स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर का फोकस कहां पे रहेगा? ऑडिटर का फोकस रहेगा सिक्योरिटी की वैल्यूएशन पे एंड डीपी कैलकुलेशन पे। सिक्योरिटी की वैल्यूएशन पे और डीपी कैलकुलेशन पे। अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। आपके बच्चों एग्जाम में आएगी डीपी कैलकुलेशन। डीपी कैलकुलेशन आपने कैसे करनी याद रखिए। आपको स्टॉक दे रखा होगा, डेटर दे रखे होंगे। स्टॉक में से बच्चों सबसे पहले आपने क्या क्या चीजें माइनस करनी है? आपने जो बैड स्टॉक है, यानी कि जो आपका डिस्ट्रॉयड स्टॉक है, उसको माइनस कर देना है। जैसे चावल थे 5 करोड़ के, 1 करोड़ के यमुना की बाढ़ में खराब हो गए थे, उसे माइनस कर देना। फिर उसमें से बच्चों आपने क्रेडिटर माइनस कर देने, क्योंकि आपको चाहिए पेड स्टॉक। फिर इस पेड स्टॉक में से आप लोग मार्जिन माइनस करेंगे और फिर आपके पास आ जाएगा कि स्टॉक के साथ में आपकी ड्राइंग पावर क्या बन रही है स्टॉक के हिसाब से। डेटर में से बच्चों हम लोग क्या कर देंगे? डेटर में आपको टर्म्स एंड कंडीशन आपकी नोटबुक में लिख के दे रखे हैं, आपके क्वेश्चन में लिख के दे रखे होंगे कि डेटर्स ओल्डर देन 90 डेज को इग्नोर करना है। कुछ ना लिखा हो तो भी आप ये अज्यूम कर लीजिएगा डेटर ओल्डर देन 90 डेज को इग्नोर करना है। नीचे आप लोग नोट लिख के आ सकते हैं, फ्रेश डेटर्स हमें चाहिए होते हैं। हम लोग ओल्ड डेटर्स को जो है इसमें से माइनस कर देंगे और उसके बाद बच्चों जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे? मार्जिन माइनस कर देंगे। फिर हमारे पास डेटर वाली भी क्या निकल के आ जाएगी? ड्राइंग पावर। और टोटल ड्राइंग पावर निकालने के लिए इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या बोलती पब्लिक? बोलो हाँ के ना। क्या बच्चों हमने इस पे क्वेश्चन कर लिए थे? यस, हमने सर इसके ऊपर टोटल मिला के 5 क्वेश्चन किए थे, 3 न्यूमेरिकल और 2 थ्योरी वाले। बता दो हाँ के ना। डन? पक्का? आ जाओ जी। तो ये है बच्चों वो क्वेश्चन, जैसे कि मैं आपको क्विकली एक दिखा भी देता हूं कि स्टॉक है 50,000 का, डेटर है बच्चों 45,000 में, जिसमें 5,000 के डेटर जो है वो आपके स्पेसिफाइड टाइम से पुराने हैं। सन्ड्री क्रेडिटर है 45,000 के, सैंक्शन लिमिट है 45,000 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। स्टॉक पे मार्जिन है 20%, डेटर पे मार्जिन है 50%। तो बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हमने स्टॉक का काम करना शुरू किया। 50,000 का स्टॉक था, अनपेड स्टॉक हमें निकालना है। अनपेड स्टॉक को बच्चों में क्या कर देना है? माइनस कर देना है, यानी क्रेडिटर्स को हमें माइनस कर देना है। तो पेड स्टॉक्स हमारे पास यहाँ पे आ गए, और ये जो पेड
स्टॉक है बच्चों, ये जो पेड स्टॉक है इस पे से हमने मार्जिन माइनस कर दिया, और मार्जिन माइनस करने के बाद हमारे पास जो है इस पे ड्राइंग पावर निकल के आ गई है। फिर उसके बाद टोटल डेटर में से इनएलिजिबल डेटर माइनस कर दिए, हमारे एलिजिबल डेटर निकल के आ गए, मार्जिन माइनस कर दिया, 20,000 रुपए का बच्चों हमारे पास जो है इसका ड्राइंग पावर निकल के आ गया। टोटल ड्राइंग पावर है 48,000। लेकिन इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये था कि भैया आपकी सैंक्शन लिमिट थी कितनी, 45,000। तो बताओ ड्राइंग पावर क्या सैंक्शन लिमिट से ऊपर जा सकती है? मित्रों ये नहीं होने देंगे मित्रों, कभी भी नहीं होने देंगे। तो इसलिए याद रखिएगा बच्चों, आपकी सैंक्शन लिमिट 45,000 है, ड्राइंग पावर 48,000 है, तो ड्राइंग पावर शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू 45,000। इज दैट क्लियर? डन बच्चों, डन। ये हो गया हमारा आज का रिवीजन भी कंप्लीट। ऑल द बेस्ट। चलिए जी, तो हम बच्चों आज रिवाइज करने वाले हैं बैंक ऑडिट में आपके ऑडिट प्रोसीजर एंड अप्रोच फॉर इनकम। पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर आप बैंक ऑडिट के अपने नोट्स देखेंगे तो हमने एडवांसेस तक तो सारा काम कर लिया था। अब एडवांसेस के बाद बच्चों क्या आता है? इनकम आती है। इनकम बोलिए क्या आती है? इनकम। ये आपने एक बार उम्मीद करता हूं रीड कर लिया होगा कि भाई कौन कौन से आइटम जो है बैंक की इनकम में इंक्लूड होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट डिस्काउंट ऑन एडवांस और बिल, इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई एंड अदर इंटर बैंक फंड्स एंड अदर्स। और अदर्स में आप देखेंगे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कमीशन ऑन बिल्स फॉर कलेक्शन, कमीशन एक्सचेंज ऑन रेमिटेंस और ट्रांसफर, जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट बनवाने पे जो फीस मिलती है, एनईएफटी पे जो फीस मिलती है, आरटीजीएस पे जो फीस मिलती है, लेटर ऑफ क्रेडिट पे जो फीस मिलती है, भांति भांति प्रकार की बैंक की इनकम होती है। एक बार बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जस्ट गो थ्रू इट, एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, ज्यादा इसका स्ट्रेस लेने की जरूरत है नहीं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि ऑडिट अप्रोच एंड प्रोसीजर फॉर इनकम क्या रहने वाली है। हमने सारी हेडिंग्स तो याद कर ली हैं, राइट। मैं एक बार वो रिवीजन कैसे करनी है वीडियो में भी दिखा दूंगा, मेमोरी पैलेस टेक्निक हमने निकाल रखी है, वो आपको भी दिखा देंगे। बट एक बार बच्चों सबको समझ भी लेते हैं। सबसे पहले ऑडिटर कंसर्न, मैं इस पे 100% कॉन्फिडेंस चाहता हूं आप लोगों का ऑडिटर कंसर्न के ऊपर। एक बार मुझे चैट में बता दीजिए, क्या ऑडिटर कंसर्न वाले पॉइंट पे आप लोग 100% कॉन्फिडेंट हैं? कम ऑन, यस और नो, जल्दी बोलो। बिल्कुल, इसमें कुछ बताना ही नहीं है बेटा। इसके अंदर सिंपली आपने क्या लिखना है? इसके अंदर सिंपली आपने जो है वो लिखनी है असर्शंस, कि ऑडिटर को इंटरेस्ट इनकम को लेके जो असर्शंस बनती हैं वो चेक कर लेनी है। अब इंटरेस्ट इनकम को लेके क्या असर्शंस बनती है? OCACC, राइट। ओ से अकरेंस, क्विकली बोल देता हूं। अकरेंस मतलब ये जो इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ये एक्चुअली में अकर्ड ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में है और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन थी उसी के रिस्पेक्ट में है। सी से मतलब कंप्लीटनेस, सारी इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड होनी चाहिए, कोई इंटरेस्ट इनकम अनरिकॉर्डेड नहीं होनी चाहिए। ए से मतलब एक्यूरेसी, सारे अमाउंट जो है वो सही होने चाहिए, मैथमेटिकल एक्यूरेसी सही होनी चाहिए। फिर एक और सी से मतलब कट ऑफ, मतलब राइट पीरियड में रिकॉर्ड होनी चाहिए। और एक और सी से मतलब बच्चों क्लासिफिकेशन, मतलब भाई साहब ऐसा ना हो कि कोई कैपिटल अमाउंट आपको मिला था और आपने उसको अपनी इनकम में शो कर दिया। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, पक्का? अच्छा जी। ऑल दो आईसीआई ने 3 पॉइंट बोले हैं, बट मुझे पता है कि आप लोग बहुत होनहार हैं, आप लोग सारे पॉइंट्स जो है वो याद रख सकते हैं। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन। अच्छा जी। उसके बाद बच्चों आरबीआई की डायरेक्शन क्या है? अब आ गई हैं ऐसे पढ़ने वाले पॉइंट्स, समझ गए कैसे पढ़ने वाले पॉइंट्स? बस 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 बस, राम 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 लिख के आ जाएंगे। आरबीआई की गाइडलाइन क्या बोलती है? कोई भी इनकम अगर 1% ऑफ द टोटल इनकम ग्रॉस बेसिस पे या 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेट बेसिस पे इंक्रीज कर जाती है तो बेटा उसको आप लोगों ने कैसे करना है? शुड बी कंसिडर ऑन एक्रूअल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। अच्छा जी, याद रखें बच्चों, अदर देन मटेरियल इनकम, साथ साथ में मेमोरी टेक्निक भी चलाता रहूं, याद रखो। ऑडिटर कंसर्न, टेबल हिल रही थी। उसके बाद आरबीआई डायरेक्शन, लैंप बच्चों आरबीआई की तरह डायरेक्शन दे रहा था। और उसके बाद पड़ी हुई नोटबुक कैसी थी? अदर देन मटीरियल, यानी कि इममटीरियल। याद रखेंगे? आ जाओ, अभी दिखा भी दूंगा यूट्यूब वालों, चिंता मत करो, उस घर में ले चलेंगे आपको। फर्स्ट फ्लोर की बातें चल रही हैं, फर्स्ट फ्लोर की, ऐसे रूम की जहां पे हम लोग इनकम का ऑडिट कर रहे थे बैठ के। अदर देन मटीरियल इनकम तभी रिकॉग्नाइज करें जब रिसीव हो, और ऑडिटर इस बात के लिए रिपोर्ट को क्वालिफाई नहीं करेगा। रेवेन्यू सर्टेनिटी बच्चों, रेवेन्यू सर्टेनिटी, मैकबुक प्रो याद आ रहा है? रेवेन्यू सर्टेनिटी क्या है बच्चों? एसेंशियल कंडीशन फॉर एक्रूअल ऑफ इनकम। याद रखिए क्या है? It should not be unreasonable to expect the collection. It should not be unreasonable to expect the collection. Okay? If it is unreasonable to expect the collection, then I would say that अभी आप accrual basis पे से recognize नहीं कर सकते हैं, accrual नहीं हुआ है। अच्छा, जबरदस्ती का पॉइंट, इंटरेस्ट इनकम ऑन एडवांस ऑटो जनरेटेड इन दी कोर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द बैंक। इंटरेस्ट जो आपके होते हैं, इंटरेस्ट इनकम जो एडवांसेस पे होती है वो ऑटो जनरेट होके आ जाती है आपके पास। अच्छा जी, रेवेन्यू अनसर्टेनिटी की बात करता हूं बच्चों। रेवेन्यू अनसर्टेनिटी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हम लोग एनपीए पे इनकम जो है वो रिकग्नाइज नहीं करेंगे जब तक वो क्या नहीं हो जाएगी? रियलाइज नहीं हो जाएगी। जैसे ही वो एनपीए हुआ,
एनपीए होते ही साथ हम देखेंगे क्या उसके नाम की कोई इनकम क्रेडिट हो रखी है क्या, अगर हाँ और अभी तक रियलाइज नहीं हुई है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। जैसे ही एनपीए क्लासिफाई हुआ, चेक क्या उसके नाम की कोई इनकम बच्चों क्रेडिट हो रखी है, अगर हो रखी है और रियलाइज नहीं हुए तो वापस क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। और क्या ये बात बच्चों गवर्नमेंट गारंटेड अकाउंट्स पे भी एप्लीकेबल है? आंसर इज यस। क्विकली रिवाइज करा देता हूं। गवर्नमेंट गारंटी में बच्चों दो बातें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले में बच्चों बताना चाहूंगा एसेट क्लासिफिकेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा जब तक रेपुडिएट या इन्वोक ना हो जाए सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी, लेकिन इनकम रिकग्निशन पे बच्चों इंपैक्ट जो है वो आ जाएगा, इनकम रिकग्निशन जो है वो बंद हो जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट के लिए बच्चों हम लोग नॉर्मल अकाउंट्स की तरह ही ट्रीट करेंगे 90 डेज वाले रूल से। डन, बोल दीजिए, आ जाओ। देन इसके बाद बच्चों, अच्छा रेवेन्यू अनसर्टेनिटी याद है, वायरलेस माउस काम नहीं कर रहा, वायरलेस माउस काम नहीं कर रहा, कम ऑन, थोड़ी सी मेहनत करोगे सारे पॉइंट्स याद रखोगे, जिंदगी भर याद रखोगे। ऑडिट अप्रोच एंड प्रोसीजर फॉर इनकम, ऑडिट अप्रोच एंड प्रोसीजर फॉर इनकम बच्चों सेकंड पार्ट पे आ गए हम लोग, हमने पहले पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। फिर बात करते हैं रीनेगोशिएशन पे, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कंटेंट भी रिवाइज करा रहा हूं अंदर का, रीनेगोशिएशन का। अपूर्वा सुन लो, हाँ जी, रीनेगोशिएशन एक्रूअल बेसिस फॉर फीस एंड कमीशन। क्या कह रहे हैं कि देखो भाई, जो आपने अर्निंग जो आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं रीनेगोशिएटेड और रीस्केड्यूल्ड डेट पे, वो क्रेडिट एक्सटेंशन पीरियड पे आप लोग जो है उसे रिकॉग्नाइज करेंगे, आप उसे एक्रूअल बेसिस पे ही रिकॉग्नाइज करेंगे, आप उसे रिसीव्ड बेसिस पे रिकॉग्नाइज जो है वो नहीं करने वाले हैं। फिर से बोल देता हूं, आपकी जो भी अर्निंग हुई है रीनेगोशिएटेड और रीस्केड्यूल्ड डेट पे, यानी जिसके टर्म्स रीनेगोशिएट हुए हैं आपके और बोरोवर के बीच में, बैंक और बोरोवर के बीच में, उनकी जो अर्निंग्स हैं वो आप लोग कैसे रिकॉग्नाइज करने वाले हैं, ओवर द क्रेडिट एक्सटेंशन पीरियड, यानी कि आप उसे रियलाइजेशन बेसिस पे नहीं, क्रेडिट एक्सटेंशन पीरियड के दौरान जो है उसको क्या करने वाले हैं, रिकॉग्नाइज करने वाले हैं। ऑडिट प्रोसीजर की बात करूं, जबरदस्ती की बातें बच्चों, यहां पे मोटे मोटे तौर पे द ऑडिटर विल ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट अर्न्ड एंड विद रिस्पेक्ट टू अदर इनकम्स, with respect to interest earned and with respect to other income. How he is going to obtain sufficient and appropriate audit evidence? AEIOU reperform external confirmation. But ICAI को खुश करने के लिए हम लोग टेस्ट चेक करेंगे, यानी सैंपल बेस्ड पे हम लोग इंटरेस्ट अर्न्ड को चेक करेंगे मतलब याद है ना, उसके लिए ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे, उस पर एनालिटिकल प्रोसेस लगाएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, वो सारी चीजें करके हम लोग जो है वो चेक करने वाले हैं इंटरेस्ट अर्न्ड को, फीस और कमीशन जो बिल्स कलेक्शन से अर्न करी है, लेटर ऑफ क्रेडिट से अर्न करी है, बैंक गारंटी से अर्न करी है। इन शॉर्ट यहां पे आपको बोल रहे हैं कि भैया आप हो बैंक के ऑडिटर, बैंक की जो इनकम है उस पर टेस्ट ऑफ डिटेल अच्छे से लगा लेना। इज दैट क्लियर? आ जाओ। देन उसके बाद एडवांसेस अगेंस्ट सिक्योरिटी, बिल्कुल सिंपल स्वीट पॉइंट बच्चों, सिक्योरिटी मैट बिछा रखा है, सिक्योरिटी मैट बिछा रखा है, कहीं चेयर गिर ना जाए। ऊपर थी रीनेगोशिएशन कहां पे होती है, चेयर पे बैठ के। इधर देखो, एडवांसेस अगेंस्ट सिक्योरिटी, बहुत सिंपल बहुत सिंपल बहुत सिंपल। क्या बोलेंगे, आपकी ये वो वाली सिक्योरिटीज हैं जिनको हम एनपीए भी नहीं मान रहे थे अगर एडिक्वेट मार्जिन था। और ये कौन सी आपकी लोन होते हैं, ये वो वाले एडवांसेज हैं जिनको हम एनपीए भी नहीं मान रहे थे, जो अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो ऐसे टर्म लोन जो इनके अगेंस्ट थे बच्चों, उनको हम एनपीए भी नहीं मान रहे थे अगर एडिक्वेट मार्जिन अवेलेबल है। तो जब एनपीए नहीं मान रहे थे तो इनकम रिकग्निशन पर्पस के लिए भी हम लोग उनकी इनकम को रिकग्नाइज करते रहेंगे जब तक हमारे पास एडिक्वेट मार्जिन अवेलेबल है। इज दैट क्लियर? बोलिए, आ जाओ। देन बिल परचेज, ये बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल परचेज और बिल कलेक्शन। बिल परचेज में सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो आपका डिस्काउंट था ऑन बिल परचेज बाय ईयर एंड शुड बी अपोर्शन अक्रॉस द रेलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड्स। मतलब आपके पास अगर बच्चों एक बिल आपने परचेज किया है जिस पे आप लोगों ने डिस्काउंट अर्न किया, यानी बैंक ने जो है डिस्काउंट अर्न किया है, वो डिस्काउंट क्या सही पीरियड्स में डिवाइड होना चाहिए कि नहीं? आंसर इज यस, बिल्कुल एप्रोप्रिएटली बच्चों वो कट ऑफ उसका फॉलो करके उसे सही पीरियड में हम लोग डिवाइड करेंगे। और याद रखें, जो पीरियड बियॉन्ड द ईयर एंड है, जो पीरियड बियॉन्ड द ईयर एंड से रिलेट करता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, एज अ अदर लाइबिलिटी। ये क्वेश्चन याद रखना, एज अ अदर लाइबिलिटी। क्यों आपने बताना, एज अ अदर लाइबिलिटी क्लासिफाई करेंगे। अच्छा, एंड अगर आपने पहले बिल परचेज किया फिर उसको रीडिस्काउंट करा दिया, बिल परचेज पे जो अर्निंग हुई रीडिस्काउंट पे जो एक्सपेंस हुआ, क्या बच्चों उसे सेट ऑफ ऑफसेट करके दिखाओगे? आंसर इज नो, आपने उसे ऑफसेट करके नहीं दिखाना है। देखिए, इंटरेस्ट पेड ऑन रीडिस्काउंटेड बिल्स, कम ऑन, इंटरेस्ट पेड ऑन रीडिस्काउंटेड बिल्स मस्ट नॉट ऑफसेट द डिस्काउंट अर्न्ड ऑन द बिल्स डिस्काउंटेड। इज दैट क्लियर? बोलिए,
आ जाओ जी। देन बिल्स फॉर कलेक्शन की बात करते हैं बच्चों। बिल्स फॉर कलेक्शन वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। क्या करना है, आपने देखना है कि भाई कस्टमर को क्रेडिट कब करता है बैंक बिल्स फॉर कलेक्शन के केस में। गाइडलाइन क्या है, तभी आप लोग क्रेडिट करें जब आपको एक्चुअल कलेक्शन हो जाए, या तो बैंक के द्वारा या उसके एजेंट के द्वारा। और उसके बाद ब्रांच भी अपनी कमीशन तभी रिकॉग्नाइज करेगी जब बिल सक्सेसफुली क्या हो चुका है, कलेक्ट हो चुका है। डन। चलें जरा मेमोरी टेक्निक देखने के लिए, क्या बोलती पब्लिक, बोल दो हाँ के ना। आ जाओ बच्चों, बिल्कुल आपको पूरा घर घुमाऊंगा और पुराने वाले पॉइंट्स भी रिवाइज कराऊंगा, और पुराने वाले पॉइंट्स रिवाइज करा के बच्चों आप लोगों को जो है फिर नए वाले पॉइंट्स पे लेके आऊंगा। आ जाइए मेरे साथ, जरा घर के बाहर चलते हैं बच्चों, घर के बाहर जाने का समय आ गया है। ये लो, अब हम ले रहे हैं घर में एंट्री 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 एंट्री। लो जी लो, बिल्कुल चले आ गए हम लोग बच्चों घर के बाहर। ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, दूर से देखो बच्चों घर को। एडवांसेस का ऑडिट करना याद है ना। सबसे पहले तो बच्चों कितनी असेशन थी हमारे पास, 4। ये 4 पेड़ लगे हुए ना, 4 असेशन, ERCV। मैं अब असेशन एडवांसेस पे चला गया हूं बच्चों। ERCV दोबारा रिवाइज करा रहा हूं, एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन। अच्छा जी, फिर एडवांसेस के ऑडिट में बच्चों और क्या क्या पॉइंटर्स थे। अब स्ट्रेट बच्चों घर में चले जाओ, बिल्कुल एकदम गेट खोलो और अंदर घुस जाओ। चलो 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 चलो, नए ख्वाब बुन लो, बम बम बोले मस्ती में बोले। लो भाई लो, ये देखो इधर देखो बच्चों, इधर देखो। यहां पे हमारे पास कितनी चीजें पड़ी हुई थी इस वॉल पे, 4। एक पड़े थे हमारे पास बुक्स, एक पड़ी थी हमारे पास माइक, प्रोविजन प्रॉपर होना चाहिए। एक था इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर होना चाहिए। एक था वी विल कैरी आउट दी एप्रोप्रिएट, हाँ जी, वी विल कैरी आउट दी एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। याद आ रही हैं बातें? आ जाओ, एक बार बच्चों ये पॉइंट भी दिखा देता हूं, क्योंकि रिवाइज कर ही रहे हैं तो भाई साहब आलस ना करते हुए थोड़े से पॉइंट्स भी देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को दिक्कत बाद में महसूस बिल्कुल भी ना हो। आ जाओ मेरे साथ, इधर देखो। पहले एडवांसेस वाले पॉइंट बच्चों, इधर सारे पॉइंट याद हैं। ERCV बाहर पेड़ लगा हुआ था। डॉक्यूमेंट्स आपका अमाउंट डॉक्यूमेंट से सपोर्ट होना चाहिए। प्रोविजन, माइक, डिस्क्लोज, क्लासिफाइड, डिस्क्राइब, स्पॉटलाइट, डिस्क्लोज, क्लासिफाइड, डिस्क्राइब, स्पॉटलाइट। देन इंटरनल कंट्रोल फॉर सैंक्शनिंग दी एडवांसेस, डॉग बैठा हुआ था। एंड वो बीन बैग ब्लू कलर वाला, ब्लू कलर ही था ना बच्चों, वो बीन बैग ब्लू कलर वाला एनालिटिकल प्रोसीजर्स। चलो ये तो हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया था। अब बच्चों अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं, एक मिनट, अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं तो वो था इंटरनल कंट्रोल को लेके। याद करो, याद है इंटरनल कंट्रोल को लेके? इंटरनल कंट्रोल के बारे में कुछ सीखना है तो बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ो और घूम जाओ और देखो इंटरनल कंट्रोल के सारे पॉइंट्स ये रहे आपके सामने। पहला पॉइंट क्या था, क्रेडिट वर्दीनेस के लिए इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए, याद है आप लोगों को। फिर बच्चों डॉक्यूमेंट्स के लिए इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए। फिर टर्म्स ऑफ सैंक्शन, एक एक पॉइंट याद आ रहा है, टर्म्स ऑफ सैंक्शन। फिर एडिक्वेट क्या होना चाहिए, कम ऑन, एडिक्वेट क्या होना चाहिए, फायर प्लेस और टीवी के बीच में क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फिर बात करते हैं बच्चों सिक्योरिटी की, ओनरशिप बैंक के नाम पे होनी चाहिए। फिर अगर कोई ऐसी सिक्योरिटी जिसका रजिस्ट्रेशन होना है, ये ट्रेडमिल दिख रहा है आपको, ये अपराइट बाइक, ये भी बच्चों रजिस्ट्रेशन भी बैंक के नाम पे होना चाहिए। स्पीड सही लग रही है, रिवीजन चल रही है पुराने वाली क्लास की, पुराने से पुराने वाली क्लास की। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों ये टेबल देखो जरा, टेबल देखो, एवरीवन, ये टेबल क्या है, ये वो प्रॉपर्टी है जो गुड्स इन दी पोजीशन ऑफ द बैंक, गुड्स इन दी पोजीशन ऑफ द बैंक। पैकेट आएगा तो खोल कर देख लेना है और उसके बाद भी गोडाउन पे रीजनेबल इंटरवल्स पे विजिट करते रहना है। याद है टेबल के नीचे क्या पड़ा हुआ है, ड्राइंग पावर रजिस्टर। कम ऑन, ड्राइंग पावर रजिस्टर, ड्राइंग पावर का टॉपिक हमने पढ़ा था, यस। फिर बच्चों घड़ी क्या बताती है, घड़ी क्या बताती है, घड़ी क्या बताती है, लिमिट। ये बार स्टूल देख के क्या याद आता है, इर्रेगुलर। और मम्मी बेटा किचन से क्या करती रहती हैं, रिव्यू करती रहती हैं। बताइए सारे पॉइंट्स क्या आप लोगों को याद आ रहे हैं, मुझे बता दीजिए। कम ऑन एवरीवन, आईसी वाले पॉइंट्स दे रहे बच्चों सारे के सारे, देखो सारे के सारे पॉइंट्स हमने याद कर लिए। क्या ये याद आ गए आपको, जल्दी बोल दो। रिवीजन वीडियो में समझा भी रखें, वहां से कर लेना। अब बच्चों समय आ गया है आज के पॉइंट्स को कवर करने का, इनकम वाले पॉइंट्स को कवर करने का। क्या हम लोग कवर कर पाएंगे? अजी हमने तो कवर कर लिए हैं, अब तो सिर्फ हम लोग रिवीजन वीडियो बनाने के लिए जो है एक बार दोबारा से शेयर कर रहे हैं। तो वापस आइए बच्चों, पीछे हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, पीछे हो जाते, अरे ज़्यादा पीछे हो गए। अब चलते हैं बच्चों सीधा कहाँ पे, बोलो बोलो बोलो। इनकम का ऑडिट कौन से फ्लोर पे हो रहा है? नीचे तो एडवांस का ऑडिट हो रहा था, इनकम का ऑडिट कौन से फ्लोर पे हो रहा है? फर्स्ट फ्लोर पे। चलो भाइयों चलो फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग गए और पहला रूम बच्चों फर्स्ट फ्लोर पे, इस पे हमने एंट्री ली। यहां बैठा है ऑडिटर, चले गए सीधा। और अब जरा घूम के देखते हैं क्या कर रहा है भाई साहब इस रूम के अंदर बैठ के। ओ माय गॉड, टेबल, ऑडिटर्स कंसर्न, याद है ना, असर्शन आ जाएंगे सारी की सारी। उसके बाद बच्चों लेकिन लैंप क्या देता है, RBI's डायरेक्शन। लैंप के साथ जो बुक पड़ी हुई है, इममटीरियल अदर देन मटीरियल इनकम। लैपटॉप देख के बच्चों, मैकबुक, लैपटॉप कह के तो मैंने इसकी बेइज्जती कर दी। मैकबुक से बच्चों क्या मिलती है, सर्टेनिटी। और ये जो वायरलेस माउस पड़ा है, ये नलायक सा वायरलेस माउस पड़ा है, ये कैसा है बच्चों, अनसर्टेन। हाँ जी, नेगोशिएशन कहां बैठ के, रीनेगोशिएशन कहां बैठ के होती है, चेयर पे। चेयर गिर ना जाए, सिक्योरिटीज के अगेंस्ट एडवांस कहां पे आ गया, मैट पे।
सिक्योरिटी, मैट क्या देता है? सिक्योरिटी। और याद रखें बच्चों, ऑडिट करते करते नींद आती है तो बेड परचेज्ड एंड बेडशीट कलेक्टेड, यानी बिल परचेज्ड एंड बिल्स कलेक्टेड। डन। बोलिए हाँ के ना, सारे पॉइंट्स याद हैं अच्छे से, एकदम पक्का। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। रिवीजन भी बच्चों यहाँ पे हमारी हो चुकी है। चलो बच्चों, चलो तो आज हमने सबसे पहले क्या पढ़ना शुरू किया? सबसे पहले आते ही बच्चों हमने जो हमारे इनकम के पाप बचे हुए थे उनको धोए, और इनकम के पाप में बच्चों हमारे पास था रिवर्सल ऑफ इनकम। एक प्रिंसिपल निकल के आया हमारे पास। वो प्रिंसिपल क्या है कि अगर आपका कोई एसेट एनपीए है, उस पर कोई इंटरेस्ट एक्रू होकर क्रेडिट हो चुका था और रियलाइज नहीं हुआ है, उसे जल्दी से क्या कर दो बेटा? रिवर्स कर दो। ये चाहे आपका गवर्नमेंट गारंटेड एडवांसेस क्यों ना हो, अकाउंट्स क्यों ना हो, उस पर भी ये पॉइंट एप्लीकेबल रहेगा। ऐसे ही एनपीए से रिलेटेड जो फीस और कमीशन है उसको भी आप लोग रिवर्स कर दो इफ अनकलेक्टेड। लार्ज अनएक्सप्लेन्ड डेबिट्स हैं तो हम लोग भाई ऑडिटर जो है उस पर एक्सप्लेनेशन मांग लेगा। अगर इंटरेस्ट इनकम अकाउंट में लार्ज अनएक्सप्लेन्ड डेबिट्स हैं तो ऑडिटर उस पर एक्सप्लेनेशन मांगेगा, उसकी इंक्वायरी करेगा। अच्छा जी, मैनेजमेंट से हम ये भी इंक्वायरी करेंगे क्या बोरोवर्स ने आपको पॉइंट आउट किया है अननेसेसरी और या मैं बोलूंगा कि डिफरेंस इन द इंटरेस्ट चार्ज, अगर हाँ तो आपने एप्रोप्रिएट एक्शन क्या लिया है। तीनों बातें, चारों बातें दोबारा से। सबसे पहले बच्चों दो बातें रिवर्सल से रिलेटेड है, ये कमीशन फीस है और ये इंटरेस्ट है। आपको एक्रू होकर क्रेडिट कर लिया था लेकिन रियलाइज नहीं हो रहा, रिवर्स कर दो। लार्ज डेबिट्स हैं, अनएक्सप्लेन्ड है, इंक्वायरी कर लो। बोरोवर से कहीं कोई आप लोगों के पास कम्युनिकेशन तो नहीं आया है डिफरेंट इंटरेस्ट चार्जेस को लेके, उस पर इंक्वायरी कर लो, कैसे एक्शन लिया था ये बता दो। लीज्ड एसेट बिल्कुल ही निहायत ही निकम्मा टॉपिक, कुछ भी नहीं इसमें। वही बात है, फाइनेंस इनकम यानी जो आपका इंटरेस्ट था अक्रू और क्रेडिट हो गया था बिफोर एसेट बिकम एनपीए, रिमेनिंग अनरियलाइज, उसको भी क्या कर देंगे हम लोग? रिवर्स कर देंगे। टेक आउट फाइनेंस बच्चों, टेक आउट फाइनेंस, बस एक बात ध्यान रखनी है आपने, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है। ये तो उसकी सारी एक्सप्लेनेशन थी जो हमने क्लास में दी थी। अब के लिए बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपका टेक आउट फाइनेंस एनपीए हो गया था तो हम लोग तभी उसमें इनकम को रिकग्नाइज करेंगे। हाँ जी, हम लोग तभी उसमें इनकम को रिकग्नाइज करेंगे जब या तो बोरोवर या तो टेकिंग आउट इंस्टीट्यूशन कुछ पे कर देगा। अगर उन्होंने कुछ पे नहीं किया है तो हम लोग इनकम को तब तक रिकग्नाइज नहीं करेंगे। अच्छा जी, देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इनकम रिकग्निशन और पार्शियल रिकवरी। क्या प्रिंसिपल्स थे? इंटरेस्ट रिकवर है तो उसे आप इनकम मान सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन याद रखिए इट शुड नॉट कम फ्रॉम दी एडिशनल और फ्रेश क्रेडिट फैसिलिटीज सैंक्शन टू दी बोरोवर। हम उसे इनकम मान सकते हैं बट इट शुड नॉट कम फ्रॉम एडिशनल और फ्रेश क्रेडिट फैसिलिटी सैंक्शन टू दी बोरोवर। अगर कोई क्लियर एग्रीमेंट नहीं है तो बैंक को क्या करना चाहिए? पहले तो एग्रीमेंट हो तो बहुत अच्छी बात है एप्रोप्रिएशन के लिए कि इंटरेस्ट में ले जाना है, प्रिंसिपल में ले जाना है। नहीं है क्लियर एग्रीमेंट तो हम लोग क्या करेंगे? यूनिफॉर्म कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ द इनकम रिसीव्ड ऑन एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अच्छा जी, मेमोरेंडम अकाउंट, आपका एक एनपीए था जिसपे आपने जो है वो इनकम रिवर्स कर ली थी जो आपको रियलाइज नहीं हुई थी, वो वाली इनकम, और साथ साथ में उसके बाद जो आने वाला इंटरेस्ट जो आप लोग उसके ऊपर चार्ज करने वाले थे वो वाला इंटरेस्ट। तो आपका जो इंटरेस्ट आपने अनरियलाइज था रिवर्स किया वो, प्लस जो आपको इंटरेस्ट आने वाला था वो। दीज थिंग्स शुड बी नॉट बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंट इटसेल्फ बट इन द मेमोरेंडम अकाउंट, एंड दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द ग्रॉस एडवांस अमाउंट। लीजिए फिर से, एनपीए रिवर्स हो गया था, इंटरेस्ट चार्ज रियलाइज नहीं हुआ था, चलो जी हमने इसलिए रिवर्स कर दिया था। हम लोग फर्दर एप्लीकेशन ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं करेंगे, हम लोग बच्चों उसको कहाँ पे ले जाएंगे? मेमोरेंडम अकाउंट में ले जाएंगे, और ये इंटरेस्ट आपके ग्रॉस एडवांस में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। आ जाओ। देन उसके बाद बच्चों निहायत ही निकम्मी बातें इनकम को लेके। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बच्चों, तीन बातें याद रखना। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इसमें वो सारी इनकम आती हैं जो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे, कॉर्पोरेट बॉन्ड पे, कॉर्पोरेट डिवेंचर पे या किसी और तरीके से आप इन्वेस्टमेंट पे जो है इंटरेस्ट से कर रहे हैं या इवन डिविडेंड से कर रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, अगर आप यानी बैंक खुद की सब्सिडी के अंदर उसने जो पैसे डाल रखे हैं उससे डिविडेंड आ रही है तो वो हम लोग इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट या डिविडेंड इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, बेसिकली इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट के अंदर नहीं ले जाएंगे। इज दैट क्लियर? बोल दो। अच्छा जी, दूसरी बात, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट हो या लॉस हो बैंकिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इट शुड बी इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो याद रखें बच्चों आरबीआई की गाइडलाइन है कि इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करना है पीरियोडिकल इंटरवल पे, और कोई भी डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन है तो इट शुड बी रिकग्नाइज्ड एंड टेकन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। खत्म इनकम वाला पार्ट। अब बात करते हैं एक्सपेंस की। मेजर बच्चों कितने तरह के एक्सपेंस हैं जल्दी बोल दो? 3 तरह के, इंटरेस्ट, ऑपरेटिंग एंड प्रोविजन एंड कंटिंजेंसी। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि भाई इंटरेस्ट एक्सपेंस को जो है हमने कैसे ऑडिट करना होता है। सबसे पहले क्या चीज चेक करते थे? रीजनेबलनेस, कंपैरिजन विद प्रीवियस ईयर, कंपैरिजन विद बजट,
फिर हम लोग बच्चों उतर आते थे वेरिफिकेशन के ऊपर, कम ऑन, फिर हम लोग उतर आते थे वेरिफिकेशन के ऊपर, देन हम लोग इंटरेस्ट रेट के चेंज को देख लेते थे और आखिरी जाते जाते कंप्लीटनेस, भूल मत जाना जैसे मैं भूल गया था, याद रखोगे? हाँ सर, आ जाओ मेरे साथ। सबसे पहले बच्चों सारे पॉइंट बता दो। सबसे पहले हमने क्या करा था? रीजनेबलनेस, कंपैरिजन प्रीवियस ईयर, कंपैरिजन बजट, वेरिफिकेशन प्रॉपर डिटेल में जाके, राइट, और फिर बच्चों चेंज इन इंटरेस्ट रेट एंड हमारे पास आ गई थी कंप्लीटनेस। आ जाओ इन सारे प्रोसेसेस को बच्चों हम लोग अपने चार्ट से एक बार पढ़ भी लेते हैं। इधर देखो रीजनेबलनेस, रीजनेबलनेस में हमने क्या देखा था? हम लोग ओवरऑल रीजनेबलनेस चेक करने की कोशिश करेंगे। कैसे? हम लोग देखेंगे इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है और हमारे पास जो है वो डिपॉजिट्स कितने थे, इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है और हमारे पास जो है वो डिपॉजिट्स कितने थे। डन, बोल दो हाँ के ना। अब इसके लिए मैंने आपको 4 स्टेप बताए हैं। आपको बच्चों डिटेल में लिख के आने की या डिटेल में याद करने की बिल्कुल घोटने की जरूरत नहीं है, बेसिक आइडिया रखो। सबसे पहले हम उनसे क्या पूछ लेंगे? भाई डिपॉजिट कितने थे। फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इंटरेस्ट एज पर इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर लेंगे, फिर एक्चुअल इंटरेस्ट देख लेंगे। अगर उसके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो फर्दर इंक्वायरी कर लेंगे। डिपॉजिट कितने थे, कैलकुलेट द इंटरेस्ट, कंपेयर विद एक्चुअल, मटीरियल डिफरेंस, फर्दर इंक्वायरी। डन, आ जाओ। देन उसके बाद बच्चों बहुत आसान, हमने क्या करना है? प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट से इस ईयर के इंटरेस्ट को कंपेयर करना है, मटेरियल डिफरेंस है, इंक्वायर करेंगे। कंपैरिजन विद बजट, इस साल के इंटरेस्ट एक्सपेंस को इस साल के बजट से कंपेयर करना है, मटेरियल डिफरेंस से इंक्वायरी करेंगे, बजटिंग प्रोसीजर को भी समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, वेरीफाई दी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये बढ़िया पॉइंट है। हम लोग क्या करेंगे बच्चों? टेस्ट चेक करेंगे, बेसिकली सैंपल बेसिस पे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट को जो है वो चेक करने वाले हैं। और क्या क्या चीजें चेक करेंगे? इंटरेस्ट सारे डिपॉजिट्स पे दिया गया है, रेट सही है, पहले तो इसके ऊपर वाले पॉइंट बता देते हैं। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन ऑल द डिपॉजिट, रेट क्रेडिटेड यानी कि सही तरीके से दिया गया है, और इंटर ब्रांच बैलेंस, याद है इंटर ब्रांच बैलेंस। तो इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन ऑल डिपॉजिट अप टू बैलेंस शीट डेट, रेट इन अकॉर्डेंस विद बैंक इंटरनल रेगुलेशन आरबीआई डायरेक्टिव एग्रीमेंट विद द डिपॉजिट होल्डर, क्रेडिटेड इन अकॉर्डेंस विद द रूल फ्रेम बाय द आरबीआई, एंड इंटर ब्रांच बैलेंस मस्ट बी एट द रेट स्पेसिफाइड बाय एचओ और आरबीआई। डन, आइए। देन चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट, तो हम लोग देखेंगे क्या ड्यूरिंग द ईयर कोई चेंज हुआ था इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग एंड टर्म डिपॉजिट। हम लोग इसके लिए इंटरेस्ट रेट कार्ड यानी कि वो डॉक्यूमेंट मंगा लेंगे और चेक करेंगे कि भाई साहब डिफरेंट डिपॉजिट पे जो है हमारा इंटरेस्ट रेट इन्होंने जो कैलकुलेट कर रखा है वो एज पर दी रेट कार्ड कर रखा है या नहीं। कंप्लीटनेस, ऑडिटर यहाँ पे क्या करता है? ऑडिटर देखेगा कंप्लीटनेस दैट इंटरेस्ट हैज बीन एक्रूड ऑन द एंटायर बोरिंग पोर्टफोलियो एंड द सेम शुड एग्री विद द जर्नल लेजर। इन शॉर्ट देयर मस्ट बी नो अनरिकॉर्डेड इंटरेस्ट एक्सपेंस। ओके, आ जाओ जी। इसके बाद बच्चों हमारी सेकंड एक्सपेंस कौन सा है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। 4 बातें बोलनी है इसके लिए। सबसे पहले क्या? आईसी, ये तो बच्चों आपको बचपन से याद है। वी आर गोइंग टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सो दैट वी कैन डिजाइन एनईटी ऑफ अवर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। डन। देन हम लोग क्या देखने वाले हैं? ट्रेंड, क्या कोई चेंज तो नहीं आ रहा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के ट्रेंड में। फिर उसके बाद बच्चों ओवरलैपिंग लगेगी आपको इन दोनों में। एसएपी, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगाएंगे। सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के अगेन हम लोग कुछ अनयूजुअल चीज़ अगर मिलती है उसे फर्दर इंक्वायर करेंगे, फर्दर एग्जामिन करेंगे। इसमें एग्जांपल दे के आ सकते हो, हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के रेशियो निकाल लेंगे टोटल ऑपरेटिंग रेशियो के साथ, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के साथ, एंड इफ देयर इज गोइंग टू बी एनी अनयूजुअल फ्लक्चुएशन वी आर गोइंग टू फर्दर इन्वेस्टिगेट। देन अब हम बच्चों फाइनली उतर आए हैं टेस्ट ऑफ डिटेल पे। वी विल वेरीफाई फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स एंड चेक दी कैलकुलेशन। क्या हम लोग बच्चों एक्सपेंसेस को देखेंगे उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं या नहीं, कैलकुलेशंस भी चेक करेंगे व्हेन एवर रिक्वायर्ड। आओ आखिरी पॉइंट बच्चों, ऑडिट ऑफ प्रोविजंस एंड कंटीजेंसी। हाँ जी, ऑडिट ऑफ प्रोविजन एंड कंटीजेंसी। इसमें सबसे पहले क्या है? हम लोग कंप्लाइंस चेक करेंगे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से। कंप्लाइंस तो तब चेक करेंगे जब खुद को अंडरस्टैंडिंग होगी प्रोविजनिंग की, क्लासिफिकेशन की। एक बार अंडरस्टैंडिंग आ गई फिर तो भाई वेरीफाई भी कर ही लेंगे। कम ऑन, एक बार अंडरस्टैंडिंग आ गई फिर तो वेरीफाई भी कर ही लेंगे, यानी टेस्ट ऑफ डिटेल पे हम लोग उतर के आ चुके हैं। बस यहां तक। उसके बाद क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स की कंप्यूटेशन, अदर प्रोविजन एंड कंटीजेंसी। अदर प्रोविजन एंड कंटीजेंसी के 2 पॉइंट याद करा दो। सर्कमस्टेंसेज, एडिक्वेसी, क्या प्रोविजन होना भी चाहिए था, अगर होना चाहिए था एडिक्वेट है या नहीं। यही सारी गप्पे हम किसके साथ बैठ के मारेंगे? मैनेजमेंट के साथ। अगर मैनेजमेंट प्रोविजन बनाया है, क्यों बनाया है, सही बनाया कि नहीं बनाया है। आ जाओ जी। प्रोविजन फॉर टैक्स में क्या देखोगे? कंप्यूटेशन ले लेंगे और चेक करेंगे भाई जो आइटम्स डेबिट और क्रेडिट करें पीएनएल अकाउंट में वो राइटली कंसिडर्ड है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोविजन और नॉट। अच्छा, वेरिफिकेशन में क्या करोगे? डिटेल्स ले लेंगे भाई साहब, हम लोग सारे अकाउंट्स मंगा लेंगे सैंपल बेसिस पे, कुछ स्टैंडर्ड, कुछ एनपीए, कुछ सब स्टैंडर्ड, कुछ डाउटफुल वगैरह उठा के चेक कर लेंगे इनकी क्लासिफिकेशन, उन पे प्रोविजनिंग जो है वो सही है या नहीं है। अंडरस्टैंडिंग में क्या था? हमने यही देखा था कि भाई प्रोविजन कैसे कैलकुलेट होता है, एडवांसेस कैसे क्लासिफाई होते हैं।
होते हैं। कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट में क्या था, वेरियस सर्कुलर के हिसाब से भाई साहब आपने प्रॉपर प्रोविजंस और कंटीजेंसी बनाई है या नहीं बनाई है। अच्छा, जाते जाते बच्चों क्या बोला गया हमें, जाते जाते ये बोला गया देखो भाई साहब प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के 3rd शेड्यूल के फॉर्म बी में बताया गया है, और वहां पे उन्होंने स्पेसिफिकली आपको इंपैक्ट डिस्क्लोज करने के लिए नहीं बोला है प्रायर पीरियड आइटम का, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं, आपको लगता है कि इसको डिस्क्लोज करना चाहिए तो कर देना। फीलिंग प्राउड इंडियन, फीलिंग प्राउड इंडियन। चलो भाई